हेलो हेलो हेलो। परिश्रम 2026 बैच में आप सभी ललूलाल्स का स्वागत है एक और फिजिक्स की क्लास के अंदर। अगर मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है और वीडियो भी दिखाई पड़ रही है तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में आग लगा दीजिए और साथ ही साथ मुझे यह बता दीजिए कि लेक्चर नंबर कौन सा है। जल्दी से लेक्चर नंबर कौन सा है जरा बता दे। लेक्चर नंबर कौन सा है? चैट नहीं चल रही यार, चैट देख तो सही। फायर इमोजी जल्दी, फटाफट फटाफट आग वाला इमोजी जल्दी से बनाए और लेक्चर नंबर कौन सा है ये भी बता दे। धन्यवाद बहुत बहुत। लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है ना यार। मेरे ना थोड़ा गिनती में थोड़ा मामला ऐसा ही है, ठीक है ना। कभी कभी तुमसे पूछ लेता हूं मैं, ठीक है, तो नाराज मत हुआ करो। है नाराज तो नहीं होते ना? चलो सही है। तो हाल चाल तो सुना दो फिर अपने क्या है। हाल चाल तो सुना दो। नहीं नहीं यार, गुस्सा उस्सा नहीं है। तो थाला 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 क्या है? थाला 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 फॉर अ रीजन। मेरी वॉइस लो ही रहेगी भाई। हाँ, मेरी वॉइस लो ही रहेगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो आप अपने अपने स्पीकरों की वॉइस थोड़ा बढ़ा लें, ठीक है। मैं यहां से बोल देता हूं थोड़ा गेन अप करने के लिए, थोड़ी आवाज बढ़ा दी उनकी ना, गेन अप कर दियो, ठीक है। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सच बोल देता हूं कि तबीयत ठीक नहीं होती है तो अब तुमसे क्या छुपाना भाई, है ना। तुम भी तो परिवार ही हो मेरा, है ना। तुमसे क्या छुपाना। तबीयत कोई बहुत ठीक नहीं है, 3-4 दिनों से ऐसे ही है, तबीयत थोड़ी ढीली सी है। कल बड़ी मुश्किल से उड़ान की क्लास ले पाया मैं। कल उड़ान की क्लास थी और उदय की भी क्लास थी, माने 11th की भी क्लास थी, वो भी कैंसिल हुई है। उसको भी कैंसिल ही करवाया कल। तो एकदम गला बिल्कुल खत्म हो रखा है इस टाइम पे और पेन कर रहा है बहुत ज्यादा। तो हाँ, इसीलिए मैं स्टोरी वोरी भी नहीं देख पा रहा तुम सबकी यार, है ना। बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आ रखे हैं, स्टोरी आ रखी है, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ इसको, है ना। मेडिसिन को कोई फायदा नहीं होता यार। एंटीबायोटिक्स ना भाई नुकसान ही करते हैं अल्टीमेटली, तो मैं इसलिए मेडिसिन ले नहीं रहा। इस बार मैं सोच रहा हूँ जितना ऐसे ही नेचुरली खींच सके उतना खींचते हैं, रेस्ट करते हैं, गले को आराम देते हैं और जितना हो सके नेचुरली ही ठीक हो जाए, ठीक है ना। और बेसन वेसन खा के ही ठीक कर लेंगे, चने खा के ठीक कर लेंगे, है ना। दवाई ववाई से पता क्या हो रहा है, वही एंटीबायोटिक्स जाती है, उसको भी एंटीबायोटिक का भी कोर्स 3 दिन या 5 दिन का करना ही पड़ता है ना। तो वो अल्टीमेटली बॉडी जो है ना वो रेजिस्टेंट बन जाती है टुवर्ड्स एंटीबॉडीज, तो वो इसलिए ठीक भी नहीं है। काढ़ा पी लो, गर्मी ज्यादा है यार, काढ़ा नहीं पिया जाता। समस्या भी ऐसी आई है, पता नहीं क्यों आई है ना। ना तो मैं कुछ ठंडा खाता, ना मैं कुछ ठंडा पीता, ठीक है ना। फ्रिज में से कोई चीज निकाल के नहीं खाता। आइसक्रीम का मैं शौकीन नहीं, ठीक है। जूस पी लेता हूँ, लस्सी पी लेता हूँ, वो भी ठंडी करके नहीं पीता, बाहर निकाल करके काट के लस्सी फिर निकाल के पीता हूँ। तो पता नहीं यार क्या हुआ यार। चलो खैर कोई नहीं, आवाज मेरी थोड़ी सी वैसी रहेगी यार, और एनर्जी मैं कोशिश करूंगा मेंटेन रख पाऊं क्लास के अंदर, ठीक है। बाकी चालू करते हैं अपने लेक्चर को हम, ठीक है। फिलहाल के लिए चैट बंद है और आप सभी की जो जो दुआएं मुझे मिली है यहाँ पर, है ना। बच्चे कह रहे गेट वेल सून, टेक केयर। हाँ, तो मैं केयर कर रहा हूं पूरे तरीके से और कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा। जैसे बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी होते हैं पढ़ाने के अलावा ना हमको, जैसे अभी रिजल्ट सेलिब्रेशन चल रहा था तो उसके अराउंड कुछ कुछ वीडियोस हैं, कहीं जाना है कहीं आना है, तो अभी मैंने वो सबके लिए मना कर दिया इनको, टीम को अपनी। मैंने कहा भाई पढ़ा लेंगे बस, पढ़ाने लायक अगर गला हुआ तो, इसके अलावा बड़ा मुश्किल होगा कुछ भी और करना मेरे लिए। खैर ठीक है, दुख भरी दास्तां बाद में कभी सुनाएंगे आपको। अभी के लिए आपको लेक्चर पढ़ा देते हैं आज का, ठीक है ना। आज है लेक्चर नंबर 7 और बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज हम आएंगे, है ना। टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस और फिर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। सबसे पहले तो आप इन दोनों में डिफरेंस समझिए, नाम में डिफरेंस समझिए। कैपेसिटेंस और कैपेसिटर में क्या अंतर है? बिल्कुल वैसा ही अंतर है जैसे कभी क्लास 10th के अंदर आपने रजिस्टर और रेजिस्टेंस पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही है ये। भाई रजिस्टर तो एक डिवाइस का नाम था और वो ऑफर करता है रेजिस्टेंस, ऐसे ही कैपेसिटर एक डिवाइस का नाम है और वो ऑफर करता है कैपेसिटेंस।
समझ गए ना? तो कैपेसिटेंस क्या है? एक गुण का नाम है। गुण समझते हो ना, क्वालिटी। कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी बेसिकली, ठीक है ना? कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है किसकी? कैपेसिटर की। तो बंदे का नाम क्या है? बंदे का नाम है कैपेसिटर। उसकी प्रॉपर्टी क्या है? कैपेसिटेंस। समझ गए? तो दोनों में ये अंतर है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के अंदर डिफरेंस समझना। कैपेसिटेंस तो गुण का नाम है और कैपेसिटर बंदे का नाम है, मतलब चीज का नाम है, डिवाइस का नाम है, ठीक है ना? आइए चालू करते हैं। आज हम कैपेसिटेंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अगर आप एनसीईआरटी फ्लो के हिसाब से चलोगे तो कंडक्टर के बाद डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ाया गया है, ठीक है ना? लेकिन मेरा वो स्टाइल नहीं है। जब डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस होगा, कैपेसिटर के अंदर ही डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है। जब वो इंट्रोड्यूस होगा तो उससे पहले मैं आपको डाइलेक्ट्रिक पढ़ा दूंगा, फिर काफी सारी उसके अंदर भी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है। तो जब वो पार्ट आएगा तब वो चीज हम करेंगे, ठीक है ना? होपफुली कल ही आ जाएगा वो पार्ट, ठीक है? नहीं तो कल फिर मैं सीरीज एंड पैरेलल करवाऊंगा। यानी आज मैं 2 टॉपिक मोटे मोटे करवाने वाला हूं। कैपेसिटेंस को शुरू करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, जितनी भी डेरिवेशन है वो सब करवाऊंगा, ठीक है ना? उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये भी करवाना है आज, ठीक है? तो ये 2 टॉपिक आज के रहने वाले हैं। लेक्चर की ड्यूरेशन पे मत जाना, ईश्वर जाने कितनी होगी, है ना? और हम चालू करते हैं अपने टॉपिक को। लिखा हुआ देखो कैपेसिटर्स, ठीक है? कैपेसिटर्स मतलब चीज का नाम है। देखो क्या लिखा हुआ है, डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज। क्या करता है? स्टोर करता है चार्ज को। इसकी फोटो बनी हुई है यहां पर, और मेरे को लगता है आप में से लगभग सभी बच्चों ने, चलो सभी नहीं तो कुछ बच्चों ने तो देखी होगी कैपेसिटर की एक्चुअल फोटो है। ये एक्चुअल फोटो कैपेसिटर की है। कैपेसिटर ऐसा दिखता है। कहां होता है? पंखे में। पंखे में कभी भी इलेक्ट्रिशियन पंखा बनाने आए, या वो पंखे के ऊपर टोपी लगी होती है ना, जो देखिए भाई ऐसा पंखा है ना, ये है ना, ऐसा पंखा होता है ना, ये ऐसा करके इसके ऊपर ऐसे टोपी होती है ऐसे करके, है ना? इसमें से फिर रॉड निकल रही होती है। ये जो टोपी है ना, जब ये टोपी कभी हटी, देखो आप, कभी कभी होता है ऐसा, टोपी जरूरी नहीं कि हो भी, तो ये अगर ये वाली जो कैप है इसके ऊपर अगर नहीं लगी होती ना ये, तो आपको कैपेसिटर दिखता है। ये वाला कैपेसिटर आपको विजिबल होता है। एक नहीं 2 कैपेसिटर भी होते हैं कभी कभी। वो डिपेंड करता है कि आपको कैपेसिटेंस कितनी रखनी है। ज्यादा कैपेसिटेंस रखनी है तो फिर कैपेसिटर ज्यादा लगाने पड़ते हैं। वो सब बात की बातें हैं, ठीक है? समझ गए ना? तो पंखे के अंदर कैपेसिटर देखने को मिलता है। रेडियो के अंदर कैपेसिटर होता है, जो वो ट्यूनिंग करते हैं ना, फाइन ट्यूनिंग सुना होगा आपने। फाइन ट्यूनिंग सुना है? वॉल्यूम का बटन समझते हो ना? वॉल्यूम का बटन जो होता है गाड़ी के अंदर, अगर आपके डेक लगा हुआ है या गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, या घर में भी म्यूजिक सिस्टम अगर आपके है, तो ऐसे नॉब घुमा करके उसका वॉल्यूम अप करते हैं, नॉब घुमा के वॉल्यूम डाउन करते हैं। ये कैपेसिटर छुपा होता है उसके पीछे। उस नॉब के पीछे कैपेसिटर ही है जो घूमता है ऐसे ऐसे, ठीक है? तो ये जो नॉब वाले खेल होते हैं ना सारे, वो कैपेसिटेंस से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है? चलो बाद में बात करेंगे, अभी तो मैं मोटी मोटी बातें कर रहा हूं ये वाली, ठीक है ना? तो ये एक्चुअली में कैपेसिटर ही है। देखो लिखा भी हुआ है यहां पर, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा जूम करके देखो तो CAPACITOR कैपेसिटर लिखा हुआ है। इसकी यूनिट भी लिखी हुई है, इसकी यूनिट भी लिखी हुई है। देखो 4.00 माइक्रोफैरड, फैरड इसकी यूनिट होती है, यहां लिखी हुई है। ये सब कुछ लिख के लाया हूं मैं, ठीक है ना? करता क्या है कैपेसिटर? तो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है अपने ऊपर। उसका मुख्य काम यही है, अपने ऊपर क्या करना? चार्ज को स्टोर करना। और चार्ज को स्टोर करने का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी समझते हो ना? भाई चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी अपने आप ही आ गई। चार्ज की एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, तो बस वही बात है। तो अपने ऊपर चार्ज स्टोर करेगा, यानी अपने ऊपर क्या स्टोर कर लेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करके रखता है। अदरवाइज इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने के कोई बहुत ज्यादा तरीके हमारे पास है नहीं। मैं आपको सच बताऊं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने के हमारे पास कोई बहुत ज्यादा तरीके हैं नहीं। बैटरी एक होती है जिसको बोलते हैं कि भाई उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, लेकिन ये कहना गलत है। बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, वो निकलती इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन बैटरी। गलत, गलत। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर नहीं होती बैटरी में, केमिकल एनर्जी बैटरी में स्टोर होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, ठीक है? इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में स्टोर होती है? कैपेसिटर में, ठीक है? बढ़िया। जो कैपेसिटेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? इसको C से डिनोट किया जाता है। कैपेसिटेंस को डिनोट करते हैं किससे? C से। यहां लिख देता हूं डिनोटेड बाय C, ठीक है? C से डिनोट करते हैं कैपेसिटेंस को, शॉर्ट में C लिखते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना? और कैपेसिटर का ही दूसरा नाम कंडेंसर भी है। कभी भी आप सुन लेना इलेक्ट्रिशियन के मुंह से, अगर आपके घर में कभी इलेक्ट्रिशियन आए काम करने के लिए, या आप भी थोड़ा बहुत, पापा भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हो, क्योंकि घर के आदमी लोग ऐसे ही हैं,
लगे रहते हैं कुछ ना कुछ पेचकस कसने निकालने में, है ना। इलेक्ट्रिकल सामान खुद ही से घर में ही ठीक कर लेते हैं, इलेक्ट्रिशियन को स्पेशली नहीं बुलाते। लेकिन अगर कभी उनके मुंह से सुनो या इलेक्ट्रिशियन के मुंह से सुनो तो वो कैपेसिटर शब्द यूज नहीं करते, वो कंडेंसर शब्द यूज करते हैं। तो कैपेसिटर कंडेंसर पर्यायवाची है। कैपेसिटर का ही दूसरा नाम क्या है? कंडेंसर है। बेसिकली ये एनर्जी अपने अंदर ना कंडेंस फॉर्म में रखता है। कंडेंस समझते हो ना, छोटी फॉर्म, पास पास, निकट निकट, इकट्ठी फॉर्म में। तो इसलिए एनर्जी इकट्ठी होकर रहती है, इसलिए इसका नाम कंडेंसर भी है। ठीक, बढ़िया। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? ऐसा यूनिट देखो लिखी हुई है फैरड। ऐसा यूनिट है फैरड। कोई कोई इसको फैराड बुलाता है, मेरे मुंह से भी फैराड निकल जाता है कभी कभी, लेकिन फैरड है एक्चुअली में। ठीक है ना, माइकल फैराडे का ही शॉर्ट फॉर्म फैरड किया गया है। माइकल फैराडे नाम के एक भाई साहब थे, आगे जाके उनकी बातें और आएंगी चैप्टर नंबर 6 में, 6वें चैप्टर में उनकी बातें और भी आएंगी, अभी नहीं करनी। तो उनके सरनेम पे ही फैरड शॉर्ट करके बना दिया गया, फैरड। ठीक है ना, तो फैरड एक्चुअली में, लेकिन फराड निकल जाता है कभी कभी मुंह से, क्योंकि मेरे टीचर फराड बोला करते थे, जिन्होंने मेरे को सिखाया, जो मेरे गुरु हैं, ठीक है ना, उन्होंने फैराड ही बोला हमेशा। तो मेरे मुंह से हो सकता है कभी कभी फैराड निकल जाए, लेकिन आप लोग ठीक सीखना, फैरड ही एक्चुअली में है। ठीक है, लेकिन ये जो फैरड है ना, ये बहुत ही लार्ज यूनिट होती है। मैं प्रूव करूंगा इस बात को, मैं प्रूव करूंगा कि 1 फैरड जो है ये बहुत बड़ी यूनिट है। 1 फैरड, जिसको 1F भी लिखते हैं, फैरड का शॉर्ट फॉर्म F है। देखो जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है F, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी यूनिट है। तो प्रैक्टिकली छोटी यूनिट्स यूज होती हैं, जैसे कि स्मॉलर यूनिट्स यूज होती हैं प्रैक्टिकली, जैसे कि माइक्रो फैराड, विच इज 10 की पावर -6 फैराड। माइक्रो के लिए 10 की पावर -6 आता, आपको ये बात पता होनी चाहिए। नहीं पता तो आज ही से पता कर लो, नहीं पता तो आज के बाद भूलना नहीं है। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, ठीक है ना। और ऐसे ही एक होता है पिको फैराड, PF, पिको फैराड। पिको फैराड होता है 10 की पावर -12 फैराड। कभी कभी नैनो फैराड की भी जरूरत पड़ेगी आपको, नैनो फैराड, NF, 10 की पावर -9 फैराड। ठीक है जी, ये कुछ नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर, जरूरी है। आप जब सवाल करोगे आपको महसूस होगी इनकी कमी, तो फिर आपको ये लाने पड़ेंगे, पीछे से देख करके पन्ने पलट के लाने पड़ेंगे आपको, तो नोट जरूर कर लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, तो ये थी मोटी मोटी बातें कैपेसिटर के बारे में। फिर से एक बार दोहरा देता हूं, फटाफट सुन लीजिए। कैपेसिटर उस डिवाइस को कहते हैं जो अपने ऊपर चार्ज स्टोर करता है। कैसे करता है वो बात अभी करेंगे, ठीक है। और चार्ज स्टोर करने का सीधा मतलब होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेना। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती कैपेसिटर में है, इसके अलावा ये सब फालतू की बातें हैं कि भाई बैटरी में इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, नहीं, केमिकल होती है उसमें, ठीक है ना। ऐसी शक्ल होती है कैपेसिटर की एक्चुअली में, देखोगे। इसका दूसरा नाम कंडेंसर भी है। जनरल भाषा में भारत देश के लोग इसको कंडेंसर के नाम से ही जानते हैं। कैपेसिटर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलता है, जिसने 12वीं साइंस लेके ढंग से पास करी है, वही जानेगा इसको कैपेसिटर बोला जाता है, अदरवाइज तो कंडेंसर ही शब्द प्रचलित है। फैराड इसकी यूनिट है SI वाली, लेकिन बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो छोटी यूनिटों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पीको, माइक्रो, नैनो, ठीक, उनका मैंने लिख दिया। और स्केलर क्वांटिटी ये होती है, और कैपेसिटेंस को C से डिनोट करते हैं। फैराड का शॉर्ट फॉर्म F है, कैपिटल F है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा आएगी, चलो यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी डिस्कस कर लेते हैं इसका, ठीक है ना। इसकी यूनिट्स जैसे कि आपको पता है, ऐसा यूनिट तो इसकी फैराड ही है, ठीक है ना, फैराड ही है। लेकिन इसकी कुछ छोटी यूनिट्स भी हैं, जैसे कि नैनो फैराड, जैसे कि माइक्रो फैराड, जैसे कि पिको फैराड, ठीक है ना। वो होती है 10 की पावर -12 फैराड, 10 की पावर माइनस, देखो अपना फैराड निकल गया ना मुंह से, क्योंकि पढ़ा वही हूं ना, सुना वही हूं बचपन से, तो मेरे अंदर तो घुसा हुआ है। मैं जितना मर्जी अंग्रेज बन जाऊं, रहूंगा तो देसी अंदर से, है ना। फैराड निकलेगा मुंह से, लेकिन आप फैराड ही बोलना, ठीक है ना, आप ठीक ही सीखना। 10 की, ये हो जाएगा 10 की पावर -6 फैराड, ये हो जाएगा 10 की पावर -9 फैराड, ठीक है, डन। डायमेंशंस पर आते हैं। डायमेंशंस के लिए मुझे आपको पहले इसका फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा, तो मैं फॉर्मूला दिखाने के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि कैसे हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। आइए एक पेज और लेते हैं, और आपको समझाते हैं कि क्या कहानी है। देखो, इमेजिन करो कि कोई भी कैपेसिटर है, कैसी शेप का बना है कैपेसिटर। मान लेते हैं कि कोई एक स्फेयर ही ले लिया। अभी दिमाग मत लगाओ कि एक प्लेट रखेंगे, 2 प्लेट रखेंगे, स्कूल वाली मैडम ने ऐसे बताया था, स्कूल वाले मास्टर ने वैसे बताया था। अभी बिल्कुल जनरल बात करते हैं, ठीक है ना। आप एक बार बताओ, अगर एक गोला है,
कंडक्टर है एक, क्या उसके ऊपर मैं चार्ज डाल सकता हूं? डाल सकते हैं। क्या चार्ज उसके सरफेस पे आ जाएगा? आ जाएगा। तो क्या वो एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस बन जाएगा? बन जाएगा। क्या इसको भी कैपेसिटर कह सकते हैं? कह सकते हैं, कोई शक नहीं है इसमें। अगर कोई कंडक्टर है जिसकी रेडियस आर है, इसके ऊपर मैं चार्ज डाली जाऊं 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 डाले जाऊं डाले जाऊं डाले जाऊं डाले जाऊं डाले जाऊं डाले जाऊं क्यू चार्ज इसके ऊपर आ गया, है ना? तो ये क्यू चार्ज इस पे स्टोर ही रहेगा, कहीं भागना तो है नहीं, कहीं जाना तो है नहीं। जाना है क्या किसी ने? नहीं जाना, चार्ज तो स्टोर ही रहेगा। तो ये अपने आप में कैपेसिटर ही है, ये अपने आप में कंडेंसर ही है। बेशक से एक कंडक्टर है आर रेडियस का जिस पर क्यू चार्ज डाला हुआ, लेकिन ये एज अ कैपेसिटर ही बिहेव कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं इस पर चार्ज बढ़ाता जाऊंगा, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मैं इस पे चार्ज बढ़ाता जाऊंगा, क्या इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा? हां या ना बोलो, हां या ना बोलो। क्या इसका पोटेंशियल भी बढ़ता? सर पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, हां या ना? पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाय आर। यानी सर आप ये कह रहे हो कि जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। सही बात है, सही बात है भाई साहब, आ गया है ऑलरेडी, ये ले जाओ। जैसे जैसे आप इस सरफेस पर चार्ज बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई, रेडियस तो नहीं बढ़नी घटनी, नहीं, और के ये भी नहीं बढ़ना घटना, ना तो रेडियस बढ़नी घटनी ना के बढ़ना घटना। तो फिर ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल नहीं हो गए क्या? हो गए। सही बात है सर, हो गए, ठीक है ना? तो V इज प्रोपोर्शनल टू Q, क्या ऐसा लिख सकते हैं? हां लिख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल है। चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, या पोटेंशियल बढ़ाओगे चार्ज बढ़ेगा, एक ही बात है, ठीक है ना? तो अब क्या करते हैं पता है? अब क्या करते हैं कि जैसे आप समझ सकते हो कि V और Q आपस में प्रोपोर्शनल है, तो इसको लिख सकते हैं कि Q और V भी प्रोपोर्शनल है। भाई पोटेंशियल बढ़ाने से चार्ज बढ़ेगा या चार्ज बढ़ाने से पोटेंशियल बढ़ेगा, एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ही है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। तो क्या करते हैं कि यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं। Q इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट यहां पर लगाऊंगा ना, बस उस कांस्टेंट का नाम ही कैपेसिटेंस है, और साथ में क्या आ गया? V आ गया। Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। इन दिस फॉर्मूला Q इज चार्ज, V इज वोल्टेज, है ना, और C क्या है बेटा? C है कैपेसिटेंस, इसी का नाम है कैपेसिटेंस। समझ गए? और ये इस फॉर्मूले का कांस्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। कैपेसिटेंस इन दिस फॉर्मूला इज कांस्टेंट, ठीक है? ये इस फॉर्मूले का कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट हेयर, ठीक है जी? अब आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे सर ये K बाय R ही तो शायद C नहीं है, या R बाय K, R डिवाइड बाय K ही तो C नहीं है। ये बातें हम बाद में करेंगे, ये बातें हम करेंगे लेकिन बाद में। फिलहाल मैं आपको फॉर्मूला दिखाने के लिए लाया हूं कि भाई ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं। जैसे जैसे आप इसका चार्ज बढ़ाते जाओगे, इसका पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। सीधी बात है कि नहीं? सीधी बात है। तो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल है। चाहे Q प्रोपोर्शनल V बोल लो या V प्रोपोर्शनल Q बोल लो, ठीक है ना? और जब इक्वल टू लगाओगे प्रोपोर्शनलिटी साइन के बाद, तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसी कांस्टेंट का नाम क्या है? कैपेसिटेंस है, ठीक है ना? अब बच्चों को शक पड़ता है, बच्चों को शक होता है, बच्चे कहते हैं कि सर इसका मतलब यह हुआ कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया Q बाय V। देखो V को नीचे लेके जाएंगे ना, V को इसके डिवाइड में ले गए, तो बच्चा कहता है सर कैपेसिटेंस हो गया Q डिवाइड बाय V। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये कोई गड़बड़ चीज नहीं है, बिल्कुल सही है, ये इसका एथिकली करेक्ट फॉर्मूला है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम हेयर। कैपेसिटेंस Q डिवाइड बाय V होता है, लेकिन है ये अभी भी कांस्टेंट ही, ये बात ध्यान रखना। इसको हम कांस्टेंट बना के लाए हैं, हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इक्वल टू लगाया और कांस्टेंट बनाया इसको। तो अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं, और यह सवाल बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, कि मान लो यह फॉर्मूला एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं। क्या फॉर्मूला है? C इज इक्वल टू Q बाय V, है ना? यह फॉर्मूला है ना? तो इस पर एक टेक्निकल सवाल बनता है। क्या सवाल है? और कॉन्सेप्चुअल सवाल भी है, दोनों टेक्निकल भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। सवाल यह बनता है कि बताइए कि अगर हम इफ
V इज इंक्रीज्ड, ठीक है, टू 2V। सवाल सुनना, अगर इस वोल्टेज को बढ़ा के 2V कर दिया जाए, V से क्या कर दिया, 2V कर दिया, देन C बिकम्स जवाब दीजिए, चैट ऑन कर रहा हूं, चैट ऑन कर दिया मैंने, चैट ऑन कर दिया मैंने। अगर वोल्टेज को दुगना कर दिया तो कैपेसिटेंस का क्या होगा? बड़ा ही जाना माना सवाल है, बड़ा ही जाना माना सवाल है। अगर वोल्टेज को बढ़ा के दुगना कर दिया तो कैपेसिटेंस का क्या होगा? आंसर है कुछ नहीं होगा, सी की सी ही रहेगी, सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि सी तो कांस्टेंट है जी, सी हेयर इज कांस्टेंट, सी तो जी कांस्टेंट है। पर सर ऐसा हो कैसे सकता है, ऐसा हो कैसे सकता है? मन में सवाल तो आपका यही आएगा कि ऐसा हो कैसे सकता है सर। ये देखो ना, सी और वी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए हैं यहां से, है ना। आपने वी को बढ़ाया, वी को 2V कर दिया तो कैपेसिटेंस को तो हाफ होना चाहिए था, जो कि यहां पर बच्चे बहुत सारे बोल भी रहे हैं कि सर कैपेसिटेंस तो, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाई है, दुगनी करी है, तो कैपेसिटेंस तो हाफ हो जानी चाहिए, कैपेसिटेंस तो हाफ हो जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं होती हाफ। पता है क्यों नहीं होती हाफ? आओ कॉन्सेप्ट समझो क्या है, आइए कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। चैट बंद कर देते हैं, आपके आंसर्स मैंने सुन लिए हैं, आपके आंसर्स मैंने सुन लिए हैं। अब मेरा सुनो, अब मेरा पॉइंट सुनो क्या है। आप में से जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि इस फॉर्मूले के हिसाब से हम ये लिख देंगे कि C इज प्रोपोर्शनल टू Q, है ना, और C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो दिस इज फॉल्स। ये झूठ है, ये झूठ है। क्यों झूठ है? ये क्यों झूठ है? ये इसलिए झूठ है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे, दुगनी करोगे, तो चार्ज नहीं हिलेगा क्या? आप वोल्टेज दुगनी करोगे कैसे? चलो ये बताओ, क्या तरीका आपने पास? आपके पास कोई जादू की छड़ी है क्या? कोई गुरुजी की कोई कृपा है क्या आपके ऊपर कि जी वोल्टेज को डबल कर लेंगे हम? कैसे डबल कर लोगे वोल्टेज को? चार्ज डबल करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? अगर आप वोल्टेज को डबल करते हो, मान लो ये यार कैपेसिटर है आपका, ये आपका कैपेसिटर, कोई कंडक्टर है, इस पर आपने वोल्टेज डबल करनी है जी। आपने मन में ठान लिया मैं इस पर वोल्टेज डबल करूंगा या मैं इस पर वोल्टेज डबल करूंगी। करेगा कैसे ये बता? चार्ज डबल करना पड़ेगा। और जब तू चार्ज डबल करेगा तो खुद सोच, ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से खुद सोच, तूने अगर वोल्टेज डबल करनी है तो तेरे पास कोई चारा नहीं है, तुझे चार डबल करना पड़ेगा। तो 2 से 2 कट गया, फिर से वही आ गया Q/V। तू वोल्टेज 3 गुनी करेगा, चार्ज भी 3 गुना करना पड़ेगा, 3 से 3 कट जाएगा, वही आ जाएगा Q/V। तू वोल्टेज 5 गुना कर देगा, चार्ज भी तेरे को 5 गुना रखना ही पड़ेगा, तभी वोल्टेज 5 गुना होगी। माने बात कहने की यह है कि आप हो भ्रम में, वो भी मैथमेटिक्स के, मैथमेटिकल भ्रम में ना रहे कि Q, C और Q प्रोपोर्शनल है जी डायरेक्टली, V के साथ इनवर्सली है जी। ऐसा नहीं होता भाई। आपको जब कह दी ये वाली बात कि C कांस्टेंट है तो C कांस्टेंट है, चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंडेंसी नहीं है। नोट कर लीजिएगा इस बात को, डब्बा बंद। और भाई नोट का पॉइंट बना लेना, C डज नॉट डिपेंड ऑन Q और V if V increase V, Q will also increase with same factor। जितना V बढ़ाओगे उतना Q भी बढ़ाना पड़ेगा, और वो कट फट के उतना ही आ जाएगा। अगर तू 5 वोल्टेज करना चाहता है तो तेरे को चार्ज 5 गुना करना पड़ेगा, फिर 5 से 5 कट जाएगा। 10 गुना वोल्टेज करना चाहता है, 10 गुना चार्ज करना पड़ेगा। बात को समझिए, नोट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से भी इस भ्रम में मत पड़ियो। C प्रोपोर्शनल Q के नहीं है, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल V के नहीं है। असल में बात यह है कि ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, Q और V प्रोपोर्शनल है आपस में। ये बात ट्रू है, ये बात ट्रू है, ये चीज सही है कि Q और V प्रोपोर्शनल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन C को जबरदस्ती प्रोपोर्शनल नहीं करना आपने,
जब बोल दिया कि सी कांस्टेंट है, क्योंकि वो इस फॉर्मूले से आया है, हम प्रोपोर्शनैलिटी में कांस्टेंट फिट करते हैं, वहीं पे फिट किया है हमने इसको, तो हमने तो पहले ही बोल दिया कि कांस्टेंट है वो। ठीक है जी, तो इस भ्रम में आप ना पड़े। ठीक है, वोल्टेज को दुगना करोगे तो कैपेसिटेंस उतनी ही रहेगी, क्योंकि चार्ज को दुगना करना पड़ेगा आपको, और कोई जादू की झड़ी आपके पास है नहीं कि दो दुगनी कर दिया जी बिना चार्ज को दुगना किए, ऐसा तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है जी, कहानी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई है। अब आते हैं डायमेंशंस पर। देखो, डायमेंशंस की जहां तक बात है, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। पता है? बढ़िया। क्या मैं C को लिख सकता हूं Q बाय V? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है करंट से, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम, क्योंकि करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन होता है A इज इक्वल टू चार्ज का डायमेंशन नहीं पता, टाइम का डायमेंशन होता है T, तो T जाता है A के साथ, तो चार्ज का डायमेंशन बन जाता है AT। ये याद रखना है आपको, चार्ज का डायमेंशन याद रखना है, काम आएगा। चार्ज का डायमेंशन होता है AT। ये सब यादों की बात आता है बेटा, 11th क्लास का पहला चैप्टर है ये, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, 11वीं कक्षा का पहला चैप्टर, वहीं पर बताते हैं सब बातें कि करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी फंडामेंटल, फंडामेंटल फंडामेंटल साथ में मिल गए, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT निकल के आ गया। चार्ज की जगह पर रखूंगा AT। अब बारी है वोल्टेज की। अब आओ जरा वोल्टेज को ढूंढते हैं। चलिए आइए वोल्टेज की चर्चा करें भाई। तो भाई वोल्टेज की चर्चा मैं ऐसे करूंगा कि वोल्टेज होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। हाँ या ना बोलो, 10th क्लास का फॉर्मूला है, इसके लिए तो आपको 12वीं पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आप जानते हो। वोल्टेज होता है वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है ये नहीं पता होगा आपको भाई, ml2t-2, जिनको याद है 11th क्लास से वो आगे निकल जाएंगे, उनको बात जल्दी समझ में आ जाएगी। बेटा वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, मैं पूरा नहीं खोल के लिखवा पाऊंगा यहां पर आपको, पर आपको खुद सोचना पड़ेगा। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है mlt-2, ये सबको याद होता है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, जैसे तुम्हें खुद का नाम याद है वैसे ही फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद करना है, mlt-2, साथ में L और आ गया यानी डिस्प्लेसमेंट और आ गई, तो ये बन गया ml2t-2। ऐसे आता है वर्क का डायमेंशन। डिवाइड में चार्ज है, चार्ज का फिर से होता है AT, चार्ज का फिर से AT ही है, तो उठाओ इसको यहां रख दो वोल्टेज की जगह पर। एक बार इसको पूरा कर लेते हैं, चलो ठीक है ना। ये फाइनली कैसे लिखा जाएगा, M तो M है, L तो L का 2 है, T 1 है, T-2 ऊपर जाके हो जाएगा T-3। ठीक है ना भाई, नीचे T1 है, ऊपर जाएगा तो T-1 हो जाएगा, -2 -1 -3 बन जाएगा, और A हो जाएगा -1। ये है जी पूरा डायमेंशन वोल्टेज का, ये है जी वोल्टेज का डायमेंशन पूरा। तो डिवाइड कर दो जरा वोल्टेज का डायमेंशन। क्या है वोल्टेज का डायमेंशन, ml2t-A-1। ठीक है, और अभी भी कैपेसिटेंस का निकल के नहीं आया है, इसको फिर ऊपर लेके जाना पड़ेगा आपको फाइनली। ठीक है ना, इसलिए इसको अलग से डिस्कस किया है मैंने, क्योंकि बच्चे फंस जाते हैं। अगर मैं आपको खुद से निकालने के लिए बोल देता कि भाई ठीक है लिख लेना, यूनिट लिख लेना, डायमेंशन लिख लेना, तो फंस जाते तुम। ये करवाना पड़ता ही है हम लोग को। अब ये पूरा मामला ऊपर लेकर के जाएंगे। M नीचे 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, L स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाके L-2 हो जाएगा, T-3 नीचे है ऊपर जाके T+3 हो जाएगा, और एक और T मिलके T4 हो जाएगा भाई। A-1 है ऊपर जाके A+1 हो जाएगा, A और A मिलकर के A स्क्वायर बन जाएगा। ये है जी कैपेसिटेंस की डायमेंशन। ठीक है, अपने हाथ से 2 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे, कभी नहीं भूलोगे ये सब चीजें। ठीक है ना, 2 बार लिख के प्रैक्टिस करना अपने हाथ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही बहुत था इसमें, यूनिट्स और डायमेंशंस में यही बहुत था। आइए कैपेसिटेंस निकालते हैं स्फेरिकल कंडक्टर की, आपके सिलेबस की बात है। ठीक है, इमेजिन करना एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस R है, और जिस पर चार्ज चढ़ा रखा है आपने Q, जिस पर चार्ज चढ़ा रखा है आपने Q। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी, फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, फॉर्मूला क्या है कैपेसिटेंस का, Q इज इक्वल टू CV। यही तो है, यही तो एक फॉर्मूला मैंने अभी तक बताया आपको। और कोई फॉर्मूला बताया क्या, अरे और कोई फॉर्मूला मैंने बताया क्या अभी तक, यही तो एक फॉर्मूला बताया, Q इज इक्वल टू CV, इसी को यूज करेंगे।
इसी का इस्तेमाल करेंगे। क्यू तो क्यू है, जो चार्ज है इसके ऊपर वो क्यू ही है, इज इक्वल टू सी। सी आपको निकालना है। वी बताइए कितना होगा इसका। एक कंडक्टर का वी कितना होता है, एक कंडक्टर का पोटेंशियल कितना होता है, सरफेस का ही लेना है, अंदर का भी एक ही बात है, अंदर और सरफेस सेम होता है ना। तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे के क्यू बाय आर। हाँ या ना बोलो, अरे हाँ ना बोल दो, क्या होगा के क्यू बाय आर। अब देख क्यू से क्यू खत्म, या वन वन रह गया, हाँ या ना बोल, ये क्यू से ये क्यू कट गया, वन वन रह गया, आर जाएगा ऊपर और के आएगा नीचे, है ना। तो आर गया ऊपर, के आया नीचे, बराबर हो गया सी। कैपेसिटेंस निकल के क्या आ गई बेटा, आर डिवाइड बाय के, और के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना बोल दो बेटा, सीखी सिखाई चीजें हैं सब, ये गुड़ गोबर ना करना, ठीक है। आर तो आर है, के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा ऊपर जाएगा और ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर इज, द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला अभी अभी डिराइव करा है हमने, किस चीज का फॉर्मूला है ये, किस चीज का फॉर्मूला डिराइव करा है, कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस यानी कितनी कैपेसिटी है, चार्ज को होल्ड करने की अपने ऊपर कितनी कैपेसिटी है। और यह बताओ कि क्या वो चार्ज पे डिपेंड कर रही है, क्या कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में कहीं चार्ज है, नहीं है, कट गया, कट गया, देख नोट कर, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में चार्ज का काम नहीं होता। अच्छा, क्या कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में वोल्टेज का काम है, वो भी नहीं है, वोल्टेज भी नहीं है फॉर्मूले में, चार्ज भी नहीं है फॉर्मूले में। तो सर क्या है, 4 पाई है, यानी ये तो नंबर होते हैं, कांस्टेंट नंबर है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, मीडियम, याद करो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ये, है ना। अच्छा, अगर हमने कोई और मीडियम रख दिया तो, अगर हमने कोई और मीडियम आसपास रख दिया तो क्या होगा, तो कैपेसिटेंस चेंज होगी जी। तो इसके साथ हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, याद करो, के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, कैपिटल के, कैपिटल के, है ना। या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। और लास्ट में कौन है, रेडियस, लास्ट में कौन है, रेडियस। यानी सर आप यह कहना चाहते हो कि कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है, हां, ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करती है, हां, यानी सर कैपेसिटेंस तो मीडियम पे डिपेंड करती है, जी हां, और कैपेसिटेंस तो रेडियस पे डिपेंड करती है। सर यानी जितना बड़ा स्फेयर लेंगे, जितना बड़ा रेडियस लेंगे, उतना ही कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, उतना ही चार्ज को संभाल लेने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, जी हां ज्यादा होगी। इसलिए कहते हैं अर्थ एक बहुत बड़ा कैपेसिटर है। अर्थ यानी हमारी धरती माता बहुत बड़ी कैपेसिटर है। क्यों बहुत बड़ी कैपेसिटर है हमारी धरती माता, इसलिए इतनी बड़ी कैपेसिटर है क्योंकि उसकी रेडियस बहुत ज्यादा है। जिस भी सब्सटेंस की रेडियस ज्यादा होगी उसकी कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। चेक कर लो, सी हेयर इज प्रोपोर्शनल टू आर एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ गए ना, जितना बड़ा स्फेयर होगा, जितना बड़ा रेडियस होगा, उतना अपने ऊपर चार्ज संभालने की कैपेबिलिटी रखता है। समझ गए, यानी कैपेसिटर ये वोल्टेज, ये चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी सब चीजों पर डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है कि बनावट कैसी है, रेडियस, समझ रहे हो, लार्ज कितना, बड़ा कितना है। तो समझिएगा इस चीज को। आगे भी आपको जब भी कैपेसिटेंस निकलवाऊंगा, अभी तो हमने कंडक्टर की निकाली है, गोल कंडक्टर की, आगे और भी निकालेंगे, आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा चार्ज पे डिपेंडेंसी, कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा वोल्टेज पे डिपेंडेंसी। देखने को मिलेगा तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, डायमेंशंस ही देखने को मिलेंगे कि भाई रेडियस कितनी है, लार्ज कितना है, छोटा कितना है, बड़ा कितना है, फिजिकल डायमेंशंस कैसी है उसकी, दिखने में कैसा है वो, इस बात पर कैपेसिटेंस है जो डिपेंड करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमने पढ़ा अभी अभी कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, इट इज एक्चुअली ये फॉर्मूला, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है ना, यहीं से आया है, K की जगह पर 1/4% ऊपर ले गए हैं, ऊपर ले गए। ठीक है ना, अपने हाथ से लिख के देखोगे आसान लगेगा, कुछ भी नहीं है। फैराड एक बहुत लार्ज यूनिट है, मैंने कहा था ना मैं बात करूंगा इस बारे में, मैं प्रूव करूंगा इस बात को कि जो 1 फैराड है यानी कि 1F है, ये बहुत बड़ी यूनिट है। ये कितनी बड़ी यूनिट है यार, सर इमेजिन करवा के दिखाओ जरा कितनी बड़ी यूनिट है। आइए आपको इमेजिन कर आपको इमेजिन करवाते हैं कि 1 फैराड
होल्ड करने के लिए, 1 फैरेड की कैपेसिटेंस होने के लिए कंडक्टर कितना बड़ा होना चाहिए? आओ दिखाते हैं, आ जाओ। मुझे एक बात बताओ, मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, उस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस आर है, ठीक है, ठीक है, और उस पर चार्ज चढ़ा रखा है, चार्ज चढ़ा रखा है हमने, ठीक, बढ़िया। मुझे बताएंगे आप जरा इसकी कैपेसिटेंस कैसे लिखी जाती है, फॉर्मूला क्या होता है? एक अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 4πε0 r, ठीक है ना। अब मेरे को पता है कि मुझे कैपेसिटेंस 1 फैरेड रखनी है, तो मैं काम करता हूं C की जगह पर 1 डाल देता हूं, डाल दूं? अरे C यानी कैपेसिटेंस, और वो कितनी रखनी है? वो 1 फैरेड। बोल, इसको प्रूव करना है कि बहुत बड़ी यूनिट होती है ना, तो ठीक है, एक बार रख के देख लेते हैं। C की वैल्यू 1 फैरेड रख के देख लेते हैं। रख दी मैंने, रख दी, तो इज इक्वल टू क्या? 4πε0 r। ये रेडियस निकालते हैं एक बार, जरा चेक करते कंडक्टर कितना बड़ा है, चेक करते कंडक्टर कितना बड़ा है। इसको नीचे ले जाओ जरा, 4πε0 को जरा 1 के नीचे ले जाओ, 1 डिवाइड बाय 4πε0 इज इक्वल टू r। ये r निकालना है। मुझे एक बात बताओ, ये 1 डिवाइड बाय 4πε0 ही तो k होता है, यही तो कूलम्स कांस्टेंट है, हाँ या ना बोल? इज इक्वल टू आर। और कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी रेडियस चाहिए, इतनी बड़ी रेडियस चाहिए 1 फैरेड संभालने के लिए। हां, यही सच है। रेडियस देख जरा कितनी आई, देख जरा रेडियस कितनी। अभी फील नहीं आई तुझे, मुझे पता तुझे फील नहीं आई अभी, अभी तू देख तेरे को फील आएगी। 9 के आगे कितने जीरो लगाऊं? 9 के आगे कितने जीरो लगाऊं? 9 जीरो लगाने पड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर। आपको पता है ये रेडियस कितनी है? अर्थ की रेडियस से भी कई गुना बड़ी है ये। मतलब धरती भी इतना बड़ा, इतनी बड़ी धरती भी 1 फैरेड नहीं संभालती, नहीं संभाल सकती। अर्थ की रेडियस कितनी होती है पता है? अर्थ की रेडियस कितनी? अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, बस मात्र 6400 किलोमीटर है रेडियस ऑफ अर्थ। 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज करूं तो कितना आएगा? 6400 और इंटू में 1000, बस ये मीटर में आ गया। कितने हो गए भाई जीरो? 1 2 3 4 5 5 जीरो है, मतलब 64 लाख मीटर। और ये कितना है? ये कितना है देखियो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब मीटर। 9 अरब मीटर का स्फेयर चाहिए 1 फैरेड संभालने के लिए। 9 अरब मीटर, 9 अरब मीटर समझ रहे हो ना? 9 अरब मीटर समझ रहे हो? 900 करोड़, 900 करोड़ में ले लो चलो इसको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 900 करोड़ हो गया। 900 करोड़ मीटर, 900 करोड़ मीटर का आपको क्या चाहिए? स्फेयर चाहिए जी। उस पर हो सकता है 1 फैरेड स्टोर उस पर 1 फैरेड स्टोर करवा सकते हो आप। क्या बात समझ रहे हो? ठीक है, तो इसलिए 1 फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो फैरेड को यूज नहीं करते हैं। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको ऐसे यूज होती है। ठीक है जी, तो होपफुली आपको फील आ पाई कि भाई अर्थ की रेडियस भी कुछ नहीं है इसके सामने। अर्थ की रेडियस भी कुछ नहीं है, वो भी 1 फैरेड नहीं संभाल सकती यार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर लंबी चर्चा चलेगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, कैसे अपने ऊपर चार्ज स्टोर करता है, कैसे अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, और कैसे इसकी कैपेसिटेंस को निकाला जाता है, सारी की सारी बातें करेंगे अभी। सुनिए ध्यान से, ठीक है ना? यही टॉपिक मेन टॉपिक है आपका, यही आपको पूरा थ्रू आउट पढ़ना। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो बहुत बेसिक बेसिक सी बातें थी। क्या क्या पढ़ा चलो अभी तक बताओ, क्या क्या पढ़ा? इस पर आने से पहले मुझे बताओ मोटी मोटी बातें क्या पढ़ी आपने? आपने ये पढ़ा कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो Q और V दोनों पे ही डिपेंड नहीं करता। बहुत मुद्दे की बात है ये, नोट करना, नोट करना अपने माइंड में। इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं, नोट करना माइंड में। कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज ना वोल्टेज पे डिपेंड करती, दोनों पे ना करती, तो करती किस पर है? बनावट पर, शेप पर। शेप कैसी है, रेडियस कैसी है, साइज कैसा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि कैपेसिटेंस उस पर कितनी होल्ड हो पाएगी। करेक्ट बात है। मीडियम कौन सा है जी, उस पर भी डिपेंडेंसी है। सही बात है, मीडियम भी कौन सा आपने रखा हुआ, उस पर भी डिपेंडेंसी है। नो डाउट, नो डाउट। ठीक है ना? ये मोटी मोटी बात हमने पढ़ी है। फैरेड उसकी यूनिट होती है जो कि बहुत बड़ी है, लेकिन छोटी छोटी यूनिट्स का हम लोग फायदा उठाते हैं। ठीक है ना? अब ऐसे ही अलग अलग शेप भी हो सकती है कैपेसिटर्स की, तो उसमें से एक
जो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब मैं आपको समझाता हूं, पहले पीछे डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको समझाता हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। देखो क्या करते हैं कि ये जो इमेजिन करो, ये जो मेरा सीधा हाथ है ना, राइट हैंड जो है ना, ये अपने आप में एक प्लेट है मेटल की, एक मेटल की शीट है ये। जस्ट इमेजिन ये एक मेटल की क्या है, शीट है, ठीक है ना। इसके सामने हम एक और मेटल की शीट लेकर के आए हैं, तो दो मेटल की शीट हम आमने सामने लेके आए। कितनी दूरी पर? बहुत थोड़ी दूरी है इनके बीच में, बहुत थोड़ी दूरी है, बहुत थोड़ी, बहुत थोड़ी, जितनी छोटी सोच सकते हो, मिलीमीटरों में जरा सोच के देख लेना। चिपकाने नहीं है भाई, कहीं चिपका दो, चिपकाने नहीं है। ये चिपकना चाहेंगे, मैं बताऊंगा क्यों चिपकना चाहेंगे। ये चिपकना चाहेंगे लेकिन चिपकने देने नहीं है, मैकेनिकली पकड़ के रखना है, मैकेनिकली दोनों को रोक के रखना है, ठीक है जी। तो ऐसे कैपेसिटर्स का निर्माण किया जाता है, ऐसे कैपेसिटर्स को बनाया जाता है कि दो प्लेटें एक दूसरे के बहुत पास पास होती है, ठीक है ना, लेकिन चिपकती नहीं है जी। चिपका दी तो फिर खत्म है मामला, चिपकानी नहीं होती, पास पास रखनी है, ठीक है। दिखाता हूं जरा कैसे चार्ज स्टोर होता है, सारी बातें करते हैं, ठीक है ना। आओ पहले एक बार देखो, दो प्लेटें दिख रही है, दिख रही हैं, ठीक है ना। रंग भर दे, रंग भी भर देते हैं। पीला थोड़ा चटकीला लग रहा है, लो ये ठीक है, पर्पल सा रंग है थोड़ा, है ना, ये ठीक है। तो देखो क्या कर रहे हैं, दोनों प्लेट कंडक्टर हैं, माने मेटल के हैं, तो घबराने वाली बात नहीं, दोनों मेटल ही हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का गैप हम लोग डी लेते हैं, डी। डी स्टैंड्स फॉर सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। जब भी डेरिवेशन करेंगे बेटा ये सब आपको लिखना पड़ेगा पहले से, तो मैं आपको लिखना भी सिखा रहा हूं कि क्या लिखना है। डायग्राम तो बनेगा ही बनेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन ये सब चीजें लेबल करके आपको साइड में लिखनी भी है, ठीक है ना। तो डी इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, मीटर में होगी क्योंकि डिस्टेंस है ये, एक तरीके का दोनों के बीच में दूरी है ना, ये मीटर में होती है, ठीक है ना। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर में होगी, सही बात है, ठीक है, सही बात है। अच्छा, उसके बाद एक होता है ये एरिया, ये पूरा एरिया, प्लेट का एरिया, ठीक है, प्लेट का एरिया। तो इसको लिखेंगे ए से, कैपिटल ए लिखा जाता है, एरिया ऑफ द प्लेट। दोनों का सेम ही एरिया होता है, आइडेंटिकल प्लेट्स होती है दोनों, जुड़वा जुड़वा होती है दोनों, जुड़वी बहने हैं दोनों, तो एरिया दोनों का सेम है, जितना ए इसका उतना ए इसका भी है, ठीक है ना। एरिया ऑफ द प्लेट मीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा, आप सब समझते हो इस बात को, ठीक, बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, सुनना जरा, चार्ज कैसे डालते हैं इसके ऊपर। हम क्या करते हैं, हम इस वाली प्लेट को जोड़ते हैं बैटरिया के पॉजिटिव से, और इस वाली प्लेट को जोड़ते हैं बैटरिया के नेगेटिव से। क्या समझे, क्या समझे? कौन चार्ज करके दे रहा है इसको? बैटरी चार्ज करके दे रही है, बैटरी लगा करके, पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके हम इसको चार्ज करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज जो हमने लगाया है यहां पर, मैं आपको मोटी बात बता दूं, क्योंकि आपको अभी बैटरी की वर्किंग नहीं पता है, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि ऐसे ही चार्ज किया जाता है किसी भी कैपेसिटर को, बैटरी के अक्रॉस लगा करके। और बैटरी करती क्या है, क्या करती है बैटरी? पोटेंशियल डिफरेंस देती है, किसको? प्लेटों को। ये जो प्लेट्स हैं, ये जो प्लेट्स हैं, इनके बीच में क्या स्थापित करेगी वो, क्या स्टैब्लिश करेगी वो पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश करेगी। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V, जो कि बैटरी का ही पोटेंशियल होता है, वही एज इट इज जाकर के उसके ऊपर लगता है, वही दोनों प्लेट्स के बीच में आके स्टैब्लिश होता है। ये बातें आपको सीखनी, सुननी, समझनी पड़ेंगी, इसमें समय लगता है, एकदम से आपको समझ नहीं आएंगे। सर ये कैसे कह दिया सर आपने कि जितना बैटरी का पोटेंशियल है सारा का सारा आ जाएगा? हां, सारा आ जाएगा, सारा आ जाएगा। आइडियल केस में हम यही मानते हैं, आइडियल कंडीशन में यही मानते हैं कि बैटरी का जितना पोटेंशियल है वो सारा का सारा आके इन दोनों प्लेटों के बीच में स्थापित, स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। और अब अपना काम करना, बैटरी चालू कैसे करती है वो भी सुन लो। बैटरी क्या करती है, ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है ना, वो इन प्लेट, इस वाली प्लेट में से, ये जो पहली प्लेट है, ये नंबर 1 प्लेट और ये नंबर 2 प्लेट, ठीक है ना, नंबर 1 नंबर 2 नंबर दे दिया मैंने इसको, ठीक है। अब नंबर 1 प्लेट में से क्या करेगी बैटरी? इलेक्ट्रॉन खींचना चालू कर देगी, समझिएगा, इलेक्ट्रॉन खींचना। क्यों खींचती है? अरे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? अट्रैक्ट ही तो करेगा।
बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करवा लेता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के भागते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के दौड़े, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के दौड़े, और नेगेटिव क्या करेगा, उनको पुश करेगा, बोलेगा और दूर भागो, रिपेल करेगा उनको रिपेल करेगा, और इस प्लेट पर चढ़ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट पर चढ़ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो दूसरे नंबर की प्लेट है ये हो जाती है नेगेटिवली चार्ज्ड। क्यों? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खींच खींच के इस पर चढ़ाने चालू कर दिए, इसके इलेक्ट्रॉन खींचे इस पर चढ़ाने चालू कर दिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वहां पे डोमिनेशन किसका हो जाएगा? यार एक शहर है, इमेजिन करो एक शहर है, उस शहर के अंदर 100 पुलिस वाले और 100 चोर हैं, 100 चोर हैं और 100 पुलिस वाले, 100 पुलिसमैन है एंड 100 थीव्स हैं। मैंने सारे थीफ उठा करके दूसरे शहर में ट्रांसफर कर दिए, सारे थीफ पकड़े दूसरे शहर में डाल दिए, तो ये बताओ अब उस शहर के अंदर कौन डोमिनेट करेगा? पुलिस वाले। तो यहां पर किसका डोमिनेशन हो जाएगा? पॉजिटिव चार्जेस का। यानी ये प्लस वाली प्लेट कैसी हो जाएगी बेटा? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। बोलो हां या ना, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई है, इसको एक बीमारी हो गई है जी, उस बीमारी का नाम है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। समझ पाते हो इस बात को? एक बीमारी होती है ये, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना। तो इलेक्ट्रॉन की याद में पल पल रोया, नाम क्या है उसका? प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज। तो यहां पर ये प्लेट क्या बन जाएगी बेटा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। क्या बात समझे? ये सीन होता है। इसके बाद ये हमारे मन की बात होती है, मन की बात, हां ये हमारे मन की बात होती है कि हम इसमें से बाद में बैटरी डिस्कनेक्ट कर दे चाहे, क्योंकि हमारा काम हो गया। हम बहुत मतलबी लोग हैं भाई, हमारा काम खत्म होता है, हम बैटरी को उठा के फेंक देते हैं, हम कहते हैं चल तेरा काम हो गया तू निकल। तो बाद में ऐसा भी हो सकता है, अभी मैं वो चीजें नहीं, उन चीजों पे नहीं आ रहा मैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम बाद में बैटरी को हटा दें, बोले बैटरी जी आप जाओ, अब आपका काम हो गया। तो ये वाली प्लेट हमारे लिए बन गई पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, और ये वाली प्लेट हमारे लिए बन गई नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। ठीक है? और जितना चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव में है, उतना ही चार्ज इसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। क्योंकि भाई मान लो 100 एटम थे, जस्ट इमेजिन 100 एटम थे, उनके पास 100 पॉजिटिव 100 नेगेटिव थे, तो 100 नेगेटिव उठा के यहां डाल दिए तो कौन बच गए? 100 पॉजिटिव बच गए ना। यानी इस पर जितने पॉजिटिव हैं उतने ही इस पर नेगेटिव है। बहुत सिंपल, समझ गए? तो प्लेट 2 पर माइनस क्यू चार्ज है, पूरा चार्ज मान लिया जाए, अगर टोटल चार्ज मान ले तो माइनस क्यू मान लेते हैं, और पॉजिटिव क्यू चार्ज किस पर होगा? प्लेट 1 पर होगा। तो एक चीज यहां पर भी लिख लेते हैं हम कि क्यू क्या है? चार्ज ऑन आइदर प्लेट। कोई भी प्लेट मान लो चाहे आप, है ना यार, कोई भी प्लेट मान लो, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, चाहे मान लो, दोनों पर सेम ही चार्ज होगा। इस पर प्लस वाला होगा, इस पर माइनस वाला होगा। क्या शक है इसमें? इसमें कोई शक नहीं सर, कोई शक नहीं। अच्छा, एक V और आ गया जी। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। V यानी वोल्ट्स में कैलकुलेट होता है, वोल्ट्स में कैलकुलेट होता है। ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको कैपेसिटर का जो मेन रोल है, मेन काम है, वो सार्थक होता दिख रहा है? वो कामयाब होता दिख रहा है? चार्ज स्टोर करना। क्या इसने चार्ज स्टोर कर लिया? कर लिया। एक प्लेट पर पॉजिटिव, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव। अब ये दोनों प्लेटें क्या करेंगी? बताइए बताइए। अब ये दोनों प्लेटें क्या करेंगी? अब ये दोनों प्लेटें बोलेंगी हम आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड चलाना चालू करेंगे। यानी प्लस वाली प्लेट नेगेटिव वाली प्लेट की तरफ क्या चलाएगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड चलाएगी, और ये पूरे में होगी। बोलो नहीं होगी क्या? बोलो नहीं होगी क्या? है ना यार, होगी क्या नहीं होगी बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी चलेगी ना, प्लस से बाहर निकलती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। हाँ या ना बोलो? प्लस से बाहर निकलती है और माइनस की तरफ जाती है। तो इसके अंदर क्या होगा? पूरे में फील्ड भरी हुई होगी, पूरे में ऐसे फील्ड भरी हुई होगी। क्या जी, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोलो ना यार, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इस पूरे के अंदर क्या भरी हुई होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड भरी हुई होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट कर देते हैं, ई वेक्टर, है ना? ई वेक्टर, सही है। और इन दो प्लेट्स के बीच में फोर्स भी लग रही होगी, नहीं लगेगी क्या? क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे? क्या करेंगी, लेकिन क्या चिपकाना है क्या? नहीं चिपकाना नहीं है, मैकेनिकली रोक के रखना है।
पकड़ के रखना है। अगर चिपक गई तो खत्म मामला, फिर तो सब न्यूट्रलाइज हो गया। जो चार्ज स्टोर करवाने की सोची थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करवाने की सोची थी, वो सोच ही रह जाएगी आपकी। अगर ये दोनों चिपक गई तो चिपकानी नहीं है, मैकेनिकली होल्ड करके रखना है, रोक के रखना है उनको। ठीक है, समझिएगा बात को। ई क्या है जी? ई है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, और फिर एफ नाम की फोर्स भी होगी। ठीक है, कोई कोई टीचर फोर्स को बताता है, मोस्टली टीचर फोर्स के बारे में चर्चा नहीं करते। मैं करता हूं भाई, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। जेई मेन का लाइक पेपर आ रहा है भाई, ठीक है ना, तो मुझे वो बातें करनी पड़ती है जो कभी नीट या जेई के बैचेस में आपको सुनने को मिलेंगी। अदरवाइज 12वीं के अंदर फोर्स की बात होती नहीं थी यहां पर, लेकिन मैं कर रहा हूं, एक एक्स्ट्रा चीज मुझे यहां पर ऐड करनी पड़ रही है। ठीक है ना, नहीं तो ये और जल्दी काम हो जाता। ठीक है ना, तो ये फोर्स बिटवीन द प्लेट्स है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या है भाई? देखो, डी माने सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ए माने एरिया, क्यू माने चार्ज, वी माने पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ माने फोर्स। ठीक, क्लियर है बात? अब हम निकालने वाले हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक छोटी सी डेरिवेशन है, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा कैसे होती है। ठीक है ना, नजरें पूरी तरीके से आपकी स्क्रीन पर गड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ, शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से। Q इज इक्वल टू CV होता है। हां सर, हर बच्चा जानता है, हर बच्चा जानता है। यहीं से हम लोग C निकालेंगे, बोलो हाँ या ना। यहीं से हम लोग क्या निकालने वाले? C निकालें। एक काम करते हैं, C को लिख ही लेते हैं। C क्या हो जाएगा? Q बाय V। हाँ या ना बोलो भाई। V नीचे चला गया इसके, तो C क्या हो गया? Q बाय V। कोई दिक्कत तो नहीं। अब सारा खेल आपको Q के साथ और V के साथ करना है, क्योंकि LHS तो सॉर्टेड है। अरे बोलो हाँ या ना। अगर डिराइव करने जा रहे हैं फॉर्मूले को बेटा, तो स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड में स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि अब से 2 स्टेप बाद मैं क्या सोचूंगा, अब से 2 स्टेप बाद मेरे पास क्या चारा है। हिट एंड ट्रायल लगा के देखने पड़ते हैं अपने को। ठीक है ना, तो मैंने सी को एक तरफ कर लिया, एलएचएस सॉर्टेड हो गया। अब आरएचएस के अंदर मुझे खेल करना है, आरएचएस के अंदर ही मैं सारे खेल रचाऊंगा। और रचाते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? देखो, हमें यह बात पहले से पता है, कि V E इंटू डी है। सर ये कौन सा फॉर्मूला? ये तो आज तक नहीं देखा हमने, कि वोल्टेज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस लिख रहे हो। पहले से ही लिख रहे हो आप। ये मैंने कोई पहली बार नहीं लिखा। दिखाऊं या कहां से आया? इधर आ, यादों की बारात ले आजा। क्या E को dV बाय dr लिखते हैं कि नहीं लिखते? जल्दी से बताओ, लिखते हैं कि नहीं लिखते? वही तो है, ये वही तो है। dr को ले गए E के साथ, तो dV क्या बन गया बेटा? E डॉट dr। ये भी आपको याद है कि नहीं याद है? तो मैंने वही तो लिखा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सर पोटेंशियल डिफरेंस इज V। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। और dr क्या होता है? dr होता है डिस्टेंस। मेरे भाई डिस्टेंस कितना है दोनों प्लेटों में? प्लस से माइनस की तरफ चले अगर, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे देखते हैं? हाइयर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, बीच की दूरी क्या है? D। इस तरफ को मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलोगे पोटेंशियल गिरेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलोगे पोटेंशियल गिरेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलेगा तो पोटेंशियल गिरेगा। तो दिशा में चल तो सही, कुछ दूरी तय तो कर। वो दूरी क्या है? वो D दूरी है। तो यहां पर क्या लिखेगा? E डॉट डी। क्या समझा मेरे लाल, या रह गया तू लल्लू लाल? V को उठाएंगे, यहां पुट करेंगे। आजा देख, C इज इक्वल टू Q बटा ED। आ गया सर फॉर्मूला? नहीं, अभी भी नहीं आया, क्योंकि Q तो नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए बात कि कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में ना तो Q बर्दाश्त होता है ना V बर्दाश्त होता है, क्योंकि ये कभी फॉर्मूले में होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि कैपेसिटेंस इन पर डिपेंड करती नहीं है जी। तो हमें थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। बढ़ते हैं। आप मुझे एक बार बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है जब 2 प्लेटें खड़ी हो ऐसे एक दूसरे के आमने सामने, एक प्लस एक माइनस? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 प्लेट्स कितना होगा? मैं आपको एक यादों की बारात और देता हूं। एक YKB और लो, चैप्टर 1 का YKB है ये, गॉस लॉ का YKB है ये। बेटा अगर एक सिंगल प्लेट खड़ी है, चार्ज्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करो। और अगर 2 प्लेटें खड़ी होती हैं, बताई थी, पन्ने पलट और देख, चैप्टर 1 का बिल्कुल लास्ट टॉपिक था ये। चैप्टर 1 का एकदम लास्ट टॉपिक था ये, कि 2 प्लेटें खड़ी हैं अगर, एक पॉजिटिव वाली
और एक नेगेटिव वाली, तो दोनों की ही फील्ड इस दिशा में बन के ऐड होती है। एडम ऐड होगी दोनों, और जब दोनों ऐड होंगी तो ये आता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। चेक कर लेना, निकाल के दिखाया था आपको मैंने निकाल के दिखाया था। दोनों एक ही दिशा में लगती हैं, प्लस से देखना प्लस वाली प्लेट से दूर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस वाली प्लेट की तरफ आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये दोनों फील्डें ऐड नहीं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए। और ऐड होके क्या बनती है बेटा? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट बनती है। आप पुट कर दें, यहां पे आजा पुट कर दें, Q डिवाइड बाय E की जगह पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अभी भी सर क्यों नहीं हटा? तो हटाएंगे ना। देख बेटा, क्या तू सिग्मा को लिख सकता है चार्ज अपॉन में एरिया? क्योंकि सिग्मा होता ही सरफेस चार्ज डेंसिटी है, हाँ या ना बोल। वी ऑलरेडी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। क्या मैं सिग्मा की जगह पर क्यू बाय ए पुट कर दूं? कर दो सर, कर ही दो सर। अब आप तो ये C बराबर क्या आ जाएगा? Q डिवाइड बाय सिग्मा है, सिग्मा की जगह पर आपने Q बाय A लिख दिया, बगल में एप्सिलॉन नॉट है और यहां पे D है। चेक कर ले अगर कुछ भी मैंने गड़बड़ करी हो तो। आराम से कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, हर एक चीज धीरे धीरे, ताकि दूसरी बार ना करवाना पड़े मुझे और तुझे भी दूसरी बार ना देखना पड़े, पहली बार में हजम हो जाए चीज। C है बेटा Q डिवाइड बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। सिग्मा की जगह ला करके मैंने Q बाय ए पुट कर दिया। चेक कर, बाकी सब वैसे का वैसा ही है। और देख, जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। Q से Q कट गया। मेरे मन में मोटिव होना चाहिए। अगर मैं डेरिवेशन कर रहा हूं तो मेरे मन में एक लक्ष्य होगा, मेरे मन में एक मोटिव होगा कि मैं चार्ज और वोल्टेज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये फॉर्मूले के पार्ट होने ही नहीं चाहिए कैपेसिटेंस के। ठीक है ना? जो बच गया वो फॉर्मूला है आपका, बस हो गया खत्म। इस एप्सिलॉन नॉट ए को, जो कि डिवाइड के डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, और होनी भी चाहिए। बड़ी बड़ी प्लेटें लोगे अगर, सोचो दीवार जितनी बड़ी बड़ी प्लेटें ले रखी हैं, एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, खतरनाक बड़ी बड़ी प्लेटें ले रखी हैं आपने, एरिया बढ़ा रखा है तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी। स्फेरिकल कंडक्टर याद है ना, रेडियस बढ़ेगी तो अपने ऊपर ज्यादा चार्ज संभाल पाएगा। यहां पे भी वही खेल है यार, यहां भी वही खेल है। बड़ी बड़ी प्लेटें, ऊंची ऊंची प्लेटें, एरिया ज्यादा वाली प्लेटें होंगी, कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। और बेटा अगर आप डी के साथ देखो तो इनवर्सली का रिश्ता होगा। जितना पास लेके आओगे दोनों प्लेटों को, सोचना, इमेजिन करना और फील करना, प्लेटें जितनी पास पास होंगी उतनी ज्यादा डेंस फील्ड बनेगी, उतनी ज्यादा खतरनाक फील्ड बनेगी। भाई डी जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो पास पास लेके आना, लेकिन चिपका मत देना कि चिपक तो जाएंगी, वो अट्रैक्ट कर रही है ना एक दूसरे को, चिपक तो जाएंगी पर चिपकने नहीं देनी, दोनों होल्ड करके रखनी है। मैकेनिकल फोर्स लगा के होल्ड करके रखनी होती है, और वो कैसे लगती है वो सब इंडस्ट्री के काम है। ठीक है? और तीसरी चीज बेटा एप्सिलॉन नॉट, यानी मीडियम डिपेंडेंट भी है। ठीक है? तो यहां से तीन चीजें हम लोग निकाल पाए। ठीक है? कि C डिपेंड्स ऑन नंबर 1 मीडियम, इनसाइड नहीं, बिटवीन प्लेट्स। नंबर 2 ए यानी एरिया ऑफ द प्लेट, और तीसरा सेपरेशन, माने दोनों के बीच की दूरी। इन चीजों पर C डिपेंड करता है। आप डायरेक्टली और इनवर्सली वो आप देख सकते हो। ठीक है जी, ये पूरा मामला समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरा से जल्दी से सुन लीजिएगा। हमने कैपेसिटेंस निकालनी है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। जी बिल्कुल सही बात है। Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है, C निकाल लिया Q बाय V से, बढ़िया। क्या वोल्टेज को ED लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। वोल्टेज को ED लिखा जा सकता है। कहां से आया? इधर से आया। dr चला गया E के साथ, तो E इंटू डिस्टेंस ही है, और D ही डिस्टेंस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकती है, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस देखा जा सकता है। तो ED
V की जगह पर ED पुट कर दिया, E को सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हो क्योंकि दो प्लेटें हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की ऐड होके आएंगी, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट मिलके होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, वही यहां पर लिखा गया है। फिर इस सिग्मा को Q बाय A पुट कर दिया, Q से Q काट के ऊपर ले गए और सारी कहानी इस प्रकार से चली है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा बेटा, सारी काम की चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बारी आती है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी का आपको रेफरेंसेस में भी नहीं मिलेगा ये टॉपिक। ठीक है ना, लेकिन जेई वाले करवाते हैं इसको, जेई के लेक्चर्स के अंदर आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है ना, तो फिर मुझे भी करवानी पड़ रही है क्योंकि भाई लेवल नहीं पता कितना हो सकता है। ठीक है ना, पेपर का, इसलिए आप सीख लो, कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा सीखने में जाता नहीं कुछ। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, डी डिस्टेंस है ना, ए एरिया, वो सब आपको पता है। ठीक है ना, चार्ज आया हुआ है इसके ऊपर, बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है इसके भीतर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके भीतर चालू है। अब आपको फोर्स निकालनी है, तो फोर्स हमेशा एक की दूसरे पर देखी जाती है। फोर्स एक्सर्टेड बाय वन प्लेट ऑन अनदर, एक की दूसरे पर देखी जाती है। यह बहुत ही बेसिक सी बात है, मतलब बेसिक सा फिनोमेना है। फोर्स ऐसे ही देखी जाती है, एक की दूसरे पे। मैं किसी पर फोर्स लगा रहा हूं तो मैं ही नहीं बोलूंगा कि हम में फोर्स लग रही है, मैं बोलूंगा मैंने तेरे पे फोर्स लगाई है। और जब वो मुझ पे लगागा तो वो ये बोलेगा कि मैंने तुझ पे लगाई, वो नहीं बोलेगा कि हम में फोर्स लगी है। ये कोई मतलब नहीं होता, ये गलत सेंस है बोलने की, हम में फोर्स लगी है, मैंने तुझ पे लगाई है। तो ऐसा बोलेंगे कि प्लस वाली शीट माइनस वाली शीट पर फोर्स लगा रही है, ऐसा मान लो। अब मुझे बताओ, फोर्स क्या QE नहीं होती क्या? अरे बोलो ना यार, क्या फोर्स QE नहीं होती क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स को QE लिखते हैं ना हम। हाँ सर, वी ऑलरेडी नो दैट कि F बराबर QE। अच्छा, यहां पर चार्ज कितना है? यहां पर चार्ज है कैपिटल Q, मैग्नीट्यूड ले लो बस, आपको कोई साइन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलाओ। ठीक है ना, चार्ज कितना है? कैपिटल Q। और E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल यह उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी? तो जो प्लेट फोर्स लगा रही है ना, उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना लिख दियो लल्लू लाल कहीं के, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना लिख दियो। ये प्लस वाली प्लेट ने जितनी इस पॉइंट पर फील्ड बनाई है, यहीं पर है ना दूसरी प्लेट यही है ना, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस प्लेट ने बनाई है, ओनली वन प्लेट ने जो बनाई है, वो लिखनी है आपको। समझ गए ना? तो यहां मैं लिख देता हूं E, ठीक है ना, किसकी? सिंगल प्लेट की। सिंगल प्लेट का E लिखना है आपने। बच्चे गड़बड़ करते हैं, डबल प्लेट का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। नहीं, यहां पर आपको लिखना है Q मल्टीप्लाई बाय E सिंगल प्लेट का, क्योंकि इसकी इस पर देख रहे हैं इसलिए कहानी चल रही है। ठीक है ना, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिंगल प्लेट के लिए, सिंगल शीट के लिए, है ना, इनफाइनाइट शीट याद है ना, उसके लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही लिखना है आपने यहां पे। अब सिग्मा को हटा यहां से और Q बटा A कर दे। बोल कोई दिक्कत? सिग्मा की जगह चार्ज अपॉन में एरिया, क्योंकि हमको पता है सिग्मा चार्ज बाय एरिया होता है। सब कुछ मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या आ गया बेटा? Q स्क्वायर अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फोर्स। ठीक है ना, तो कोई आपसे पूछे कि फोर्स कितनी है, इसने इस पर फोर्स कितनी लगी, फोर्स बिटवीन पैलेट लिखा ना, तो इसने इस पर कितनी फोर्स लगाई? इतनी लगाई। तो इसने इस पे कितनी लगाई? वो भी इतनी ही लगाई। समझ गए ना? इसने इस पर जो फोर्स लगाई वो भी यही है, और इसने इस पर जो फोर्स लगाई वो भी यही है। मैग्नीट्यूड निकाला है इसका। ठीक है ना, लिख देता हूं नॉट इन एनसीईआरटी। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने नोट्स में लिख लेना, भरोसा कोई नहीं है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत इजी चीज है। आप मुझे बताइए, दो प्लेटें हैं, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना जी, तो दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हैं। ठीक है, एक प्लेट पे प्लस Q चार्ज है, दूसरी प्लेट पे माइनस Q चार्ज है। तो मुझे बताओ नेट चार्ज क्या होगा दोनों पे? नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा? ऐसे लिखता हूं, Q नेट ऑन कैपेसिटर कितना होगा?
तो जितना चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट है उसको हम जोड़ेंगे चार्ज ऑन दूसरे प्लेट में, और पहले प्लेट पर जो चार्ज है वो Q है प्लस का और दूसरे में है माइनस का, तो ये तो Q माइनस Q हो गया, यानी ये तो जीरो आ गया। तो नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर जीरो होता है। ये एमसीक्यू के अंदर कई बार पूछा हुआ है। बच्चा लिख देता है Q, कोई लिख देता है 2Q, कोई लिख देता है Q/2, पता नहीं कैसे, चार्ज डिवाइड बाय 2, क्योंकि एवरेज मान लेते हैं। सर क्यों मान लेते हैं? कुछ भी चलेगा क्या? ऐसे नहीं होता यार। इस प्लेट पर प्लस Q है, इस प्लेट पर माइनस Q है, नेट चार्ज तो दोनों को जोड़ के ही आएगा। अब पूरे कैपेसिटर का अगर चार्ज पूछा हुआ है, इस पूरे कैपेसिटर का अगर चार्ज पूछा हुआ है तो वो तो जीरो है जी, वो तो जीरो है, ठीक है ना। हां, यह बात सही है कि अगर कोई सिंगल प्लेट का पूछे आपसे तो आप Q लिखोगे। कोई एक प्लेट की बात करे, चाहे प्लस या माइनस, वो डिपेंड करता किसकी बात हो रही है, आप Q ही लिखोगे। नेट चार्ज कोई बोले तो जीरो। बहुत इजी बात थी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक सवाल आया, मैं पढ़ देता हूं पहले सवाल को, फिर पोल लगाता हूं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करनी है, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। एक कैपेसिटर चार्ज है, उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी चर्चा आपको करनी है। चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा आपको बताना है, ठीक है। 30 सेकंड के समय से ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, करिए भाई। बेटा आंसर है इसका डी। आपने जो भी मारा है वो देख लेते हैं हम, लेकिन वैसे इसका आंसर मैं आपको बता दूं डी है, क्योंकि डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये बात पता होगी कि एक इनफाइनाइटली चार्ज शीट जो होती है वो अपने से कितनी भी दूर जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही बनाती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। तो अगर दो प्लेट दे रखी है आपको, है ना, आपको दो प्लेट दी हुई है, ये वाली अपने से अवे बनाएगी क्योंकि पॉजिटिव है, ये वाली अपनी तरफ बनाएगी, ये वाली टूवर्ड्स बनाएगी, ये वाली अवे बनाएगी, तो दोनों जुड़ जाएंगी। सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट मिलके हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। कहां डिस्टेंस की बात हो रही है, कोई कहां डिस्टेंस की बात हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होती है कैपेसिटर के अंदर, ठीक है ना। सो द आंसर इज डी। पर कोई बात नहीं, आपने कुछ भी टिक करा हो, डजंट मैटर। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, है ना, क्योंकि दिमाग तो जी पता नहीं कौन सी जगह पर होता है, पर कोई बात नहीं, इट्स फाइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी डिस्टेंस के साथ थोड़ी ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला आपको पता है, प्लेटों में होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। ओके, कैपेसिटी ऑफ अच्छा, कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटेंस कोई कैपेसिटी बोलते हैं शॉर्ट में। कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस ही है, ठीक है। कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस ही है। पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करती है? कंडेंसर भी आपको पता भाई कैपेसिटर कोई बोलते हैं, ठीक है ना, कैपेसिटर कोई बोलते हैं। किन बातों पे डिपेंड करती है? 30 सेकंड का अगेन समय। मटेरियल के टाइप पे करती है, थिकनेस पे करती है, वोल्टेज पे करती है, क्या सेपरेशन पे करती है? किन बातों पे डिपेंड करती है? कंसेप्चुअल सवाल है, बच्चे गलत करते हैं सवाल। जी मालिक, अभी अभी हमने फाइंड किया था कि कैपेसिटेंस से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब इस फॉर्मूले में मेटल का टाइप तो नहीं है कहीं पे भी? कहीं मेटल के टाइप की बात हो रही है कि जो प्लेट है वो किसकी, कॉपर की प्लेट है
है, या एल्युमिनियम की प्लेट है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कई प्लेट की थिकनेस की बात है कि शीट कितनी मोटी है, जो शीट आपने ली है वो मोटी कितनी है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। पोटेंशियल ये तो सवाल ही नहीं उठता, इस पर तो गुस्सा आ जाएगा। सी जिसने मारा होगा वो पिटेगा मेरे से, वो उसको तो एक रैप्टा खुद के लगाना चाहिए, वो भी गुद्दी पे। गुद्दी पे ऐसा मारना, जिन्होंने सी मारा है ना, इतना इतना जोर से मारे कि गुद्दी लाल हो जाए, इतना जोर से खुद ही के मारना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं तो नहीं हूं मारने के लिए। आंसर इसका डी है, सेपरेशन। सेपरेशन के साथ इनवर्स रिलेशन है। प्लेटें जितनी पास पास होंगी कैपेसिटी उतनी ज्यादा आएगी, सीधी बात समझ लो। हाँ, ये 18% वाले जरूर गुद्दी लाल करें, अपनी करें, स्वयं करें, ठीक है। नाम पढ़ ले बेटा बाकी सब बच्चे। चलिए ठीक है, तो होपफुली आपको कहानी समझ में आई। हट जाए यार, धन्यवाद आपका। सब्जेक्टिव सवाल मैं करवाता हूं। कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज सी, ठीक है जी, कैपेसिटी सी है, मतलब कैपेसिटेंस सी है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ्ड, ओके, तो कैपेसिटी का क्या होना है बताइए जरा, बताइए 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 भाई। अगर पहले डी है डिस्टेंस, इनिशियली डिस्टेंस डी है, बाद में हाफ कर दिया यानी d/2 कर दिया, और पहले कैपेसिटेंस सी थी, तो बाद में इसको सी डैश ले लो। क्या टेंशन है, क्या टेंशन है? पहले सी लिया ना, बाद वाली का सी डैश ले ले। पहले डी डिस्टेंस है, बाद वाली को d/2 हाफ हो गई है। आइए फॉर्मूला लिखे, इन दोनों को मिला के फॉर्मूला कैसे बनेगा? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए कैसे लिखोगे? C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D/2, आए ना बोल, इक्वेशन नंबर 2। सही हूं कि नहीं? सही बोल रहा हूं कि नहीं? ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, अब इतनी बार लिख चुका, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, तो इन दोनों को मिला के तो यही बनेगा, और इन सारे पैरामीटर्स के हिसाब से तो ये बनेगा, ठीक। बस दोनों को डिवाइड दे दो यार, दोनों को कंपेयर कर लो, रेशियो निकाल लो, जो मर्जी कह लो इसको, तो C डैश बटा C कर लो, ठीक है ना। C डैश क्या होगा बेटा? एप्सिलॉन नॉट A/D/2 और होल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, A से A गया, D से D गया। यहां जो हाफ था, देखियो यहां जो हाफ था ये 2 ऊपर चला जाएगा बस, है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे 2/1 आ जाएगा, और ये C डैश बाय C, ये C चला गया इधर और C डैश आ गया बेटा 2C, ठीक है। सब्जेक्टिवली करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव सवाल आएगा तो ऐसा ही आंसर देना, नहीं तो आप दिमाग से भी सोच सकते थे, आप दिमाग से भी सोच सकते, इसके लिए आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, आप माइंड से भी सोच सकते थे ये बात कि भाई फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना, यानी कि C का D के साथ इनवर्स रिश्ता है, C का D के साथ इनवर्स रिश्ता है। आपने सेपरेशन आधी कर दी तो कैपेसिटेंस तो दुगनी होनी है। अगर आप D कम कर रहे हो, भाई पहले प्लेटों में इतना डिस्टेंस था, अब प्लेटों में इतना डिस्टेंस कर दिया आपने, तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगी, और उसी फैक्टर से बढ़ेगी जिस फैक्टर से सेपरेशन घट रही है, ठीक है ना। तो D जितना घटेगा C उतना बढ़ेगा। क्लियर बात? आगे चलते हैं, चलो एक बार ये आप ट्राई करो, सवाल खुद से पढ़ के ट्राई करना। बेटा ऑब्जेक्टिव सवाल आया तो आपको इस क्वेश्चन के लिए तो पेन उठाने की आवश्यकता है नहीं। आपको कैपेसिटी दे रखी है 15 माइक्रोफैराड, ठीक है। कह रहा जब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा फिर डिस्टेंस को घटा करके 2 कर दिया गया। कितने गुना कम हो गया डिस्टेंस? 6 था, 6 से 2 कर दिया, यानी डिवाइड बाय 3 हो गया है।
तो जब डिवाइड बाय 3 कर दिया, यानी बेटा पहले मान लो डिस्टेंस d था, बाद में कर दिया d बाय 3, तो पहले जो c था वो बाद में क्या हो जाएगा 3c। इसके लिए पेन नहीं उठाना था, ऑब्जेक्टिव सवाल है जी। अगर डिस्टेंस d बाय 3 हो गया है तो कैपेसिटेंस 3 गुना होनी ही होनी है 3c। तो 15 का तिया कितना होता है 45। सी ऑप्शन था इसका, सी ऑप्शन था इसका, है कि नहीं बेटा। 6 सेंटीमीटर से घट करके 2 सेंटीमीटर हो गई तो डिवाइड बाय 3 नहीं हो गई। सोच सोच, डिवाइड बाय 3 हो गई ना, तो कैपेसिटेंस 3 गुना बढ़नी है। पहले कितनी थी 15, 3 गुना 45। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा लगाना, ठीक है ना, दोबारा लगाना, कोई बात नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा, धीरे धीरे आता है, कोई बात नहीं। होमवर्क है आपका, ट्राई करिएगा इसको, ठीक है। सवाल दे दूं, सवाल बता दूं क्या है। कैपेसिटर ऑफ अ पेल प्लेट एरिया, एरिया आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए, मीटर में कन्वर्ट करना है, सबको एसआई यूनिट में लेके आना आपने, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स आपको दे रखा है 0.04 मिलीमीटर, मिलीमीटर को भी मीटर में चेंज करना है, अब ये करना छठी क्लास में सिखाया जाता है। कनेक्टेड टू अ 3 वोल्ट बैटरी, बढ़िया। तो कैपेसिटेंस निकालनी है और चार्ज निकालना है, ठीक है ना। कैपेसिटेंस आपको पता है इस फॉर्मूले से आएगी, हिंट दे रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, सबकी वैल्यू पुट करोगे सी आ जाएगा। चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू सीवी, ये करना है आपको, है ना। फॉर्मूला याद है ना, पहले से ही बता रखा है फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू सीवी। सी की वैल्यू यहां से निकाली, यहां पुट कर दी, V आपको दे रखा है 3, करना मल्टीप्लाई, बताना क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस चीज को। आइए हम अपने दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है बेटा। एनर्जी स्टोर होने का और कोई मतलब नहीं है, सीधा मतलब है कि जो चार्ज आके इस पे चढ़ा है ना, जो चार्ज आके इस पे चढ़े हैं, चढ़े हैं कि नहीं चढ़े भाई, अरे बोलो ना यार, चार्ज आके इस पे चढ़े हैं कि नहीं चढ़े, चढ़े हैं, ठीक है ना। तो उनके बीच में कुछ सेपरेशन के चलते, है ना, कुछ चार्ज के चलते कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है ना। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, ऑब्वियसली आएगी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस वी भी होगा, है ना, वी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा दोनों प्लेट के बीच में। सारी कहानी वैसी की वैसी है, आपको एनर्जी पता करनी है। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी आई कैसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस पर इन इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैसे। पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे, रिवर्स में सोचते हैं, है ना, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं इसकी थोड़ी सी। मान लेते हैं आपको एक कैपेसिटर पहले से दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चालू है, सोचो कहां से आई। सर चार्ज से आई, इस पे चार्ज प्लस, इस पे चार्ज माइनस, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड चलानी चालू कर दी, चलो ठीक है। चार्ज कहां से आया, चार्ज कहां से आया, कौन लाया चार्ज। सर बैटरी जोड़ी थी, पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी जोड़ी थी, पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ा था, इसलिए चार्ज चढ़ा है। अच्छा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ा है, यानी बैटरी जोड़ी थी, तो बैटरी ने कुछ ना कुछ काम किया होगा। बैटरी क्या करती है, वर्क डन, अरे हां या ना बोलो, बैटरी क्या करती है, वर्क डन। तो बैटरी ने इस पर क्या किया है, वर्क डन। और बेटा वर्क डन होता है क्यूवी, हां या ना बोलो, है ना। वर्क डन क्या होता है बेटा, क्यूवी, यस और नो। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा वर्क डन नहीं किया, छोटा 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 चार्ज धीरे 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 चार्ज चढ़ा चढ़ा के लाए हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है सर, मान लेते हैं। तो मैंने किया बहुत छोटा काम डीडब्ल्यू, ठीक है, छोटा सा काम किया डीडब्ल्यू, और ये होगा क्यू डीवी, हां या ना बेटा, यही होगा क्यू डीवी, सही है। अच्छा तो एक काम करते हैं, अगर मुझे पूरा वर्क डन निकालना है तो मैं इंटीग्रेशन क्यू डीवी करूंगा। क्या बात समझ में आती है, क्योंकि मैंने दोनों तरफ मान लो इंटीग्रेट कर दिया ऐसे ऐसे, है ना, दोनों तरफ मान लो इंटीग्रेट कर दिया, तो डीडब्ल्यू 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 जुड़ के क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगा, और इंटीग्रेशन क्यू डीवी अंदर रह जाएगा। क्या ऐसा ही होगा, सही बात है, ऐसा ही होगा। अच्छा आप क्या करें,
याद नहीं होती मेरे को डेरिवेशन। देखो तुम्हारे सामने ड्राइव कर रहा होता हूं मैं पहले से प्रिपेयर करके नहीं आता कि भाई डेरिवेशन पहले अपने हाथ से लिख के जाऊंगा फिर क्लास में करवाऊंगा। तुम्हारे सामने लिख रहा हूं। ये प्रूव है इस चीज का कि मैं फंस गया, अटक गया, है ना। पर कोई नहीं, निकल जाऊंगा, मुझे विश्वास है खुद पे। ठीक है, डीवी होता है क्यू डीवी, सही है। और चार्ज हमारा क्यू है, हमें डीवी को पुट करना पड़ेगा कुछ तो। क्या वी को ईडी पुट कर सकता हूं? क्या ई सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी है, यानी सिग्मा को क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी कुछ ऐसे पुट कर सकता हूं क्या? क्या हुआ? ये चाहिए? अच्छा ठीक है, ठीक है। वो ना पैर में लगती है यार, चलते चलते ना, इसीलिए मैंने वहां कर दी थी, पैर में लगती है। चलो ठीक है, एक काम करते, क्यू को कुछ क्लिक किया है मुझे, लगा के देखते हैं, क्योंकि डीवी से बात नहीं बन रही, लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। कुछ क्लिक किया मेरे को, तो ट्राई करके देखते हैं बात बनती है कि नहीं बनती। मैं क्यू को ना वी पुट क्यू इज इक्वल टू सीवी, ये फॉर्मूला जानते हो ना, कई बार दिखाया मैंने आपको ये फॉर्मूला, है ना। कैपेसिटेंस का जो पहला फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था वो यही था, क्यू बराबर सीवी। तो मैं क्यू को सीवी पुट कर देता हूं, वी पुट क्यू बराबर सीवी हियर, ठीक है ना। तो ये डब्ल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन सीवी डीवी, और कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर, कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट, तो कैपेसिटेंस बाहर आ जाएगी, ये बाहर आ गई, अंदर बचा वी डीवी। तो वी का इंटीग्रेशन डीवी के साथ क्या होगा बताइए? यादों की बारात, अगर एक्स डीएक्स इंटीग्रेट करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि x की पावर जितनी भी है वो एक से बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई पावर नीचे आ जाएगी, यानी हो जाएगा x 1+1 बटा में 1+1, यानी x स्क्वायर बाय 2। तो वही काम यहां पर भी होगा, जैसे वो x dx हो गया x स्क्वायर बाय 2, ये v dv हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, यानी ये निकल के आएगा cv स्क्वायर बाय 2 वर्क डन। और हमें ये बात पता है कि वर्क डन ही एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि वही वर्क डन ही तो एनर्जी में लगा है ना भाई। जो बैटरी ने काम किया है किस पर, या मतलब चार्ज उठा के यहां से वहां रखे हैं, जो भी एक प्लेट का दूसरे प्लेट पर काम हुआ है, चार्ज उठा के यहां से वहां रखे हैं, वो क्या है, वो एनर्जी के बराबर ही स्टोर होंगे। तो U बराबर क्या आ गया, CV स्क्वायर बाय 2, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला जो बना यहां से, एक मिनट, एनर्जी का फॉर्मूला जो यहां से बना वो बना U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि एक फॉर्मूला नहीं है, एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं, तीनों को डिराइव नहीं करना, बस एक दूसरे के अंदर पुट करके वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला आ गया हाफ CV स्क्वायर जो डिराइव किया हमने अभी अभी, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला Q के टर्म्स में निकालते हैं, ठीक है। तो C की जगह पर Q बाय V रख लेते हैं, ठीक है। देखो जरा, हाफ C की जगह पर Q बाय V रखा, यहां पे V स्क्वायर है, एक V से एक V उड़ गया, तो U आ गया हाफ QV, ये दूसरा फॉर्मूला है, एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला है हाफ QV, ठीक है। और एक रखते हैं C और Q के बीच में, तो Q इज इक्वल टू CV, C और V के बीच का आ गया, Q और V के बीच का आ गया, C और Q के बीच का रखते हैं, तो V उड़ाते हैं यहां से V कैसे उड़ाएंगे, तो V की जगह पर Q बाय C पुट करना पड़ेगा, हाफ Q, और V को ऊपर ले गए, C को नीचे ले आए, है ना, समझ पा रहे हो। V उड़ाना है मुझे यहां से, तो V ऊपर C नीचे, ये Q बाय C आ गया, तो Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2C, ये भी एनर्जी का ही फॉर्मूला है, ये भी एनर्जी का ही फॉर्मूला है। तो 3 फॉर्मूले हैं जी एनर्जी के। सर कब कौन सा यूज होगा, तो जरूरत के अनुसार देखा जाएगा,
कब कौन सा यूज होगा ये जरूरत के अनुसार देखा जाएगा, ठीक है ना। एनर्जी के 3 फॉर्मूले और तीनों को डिराइव नहीं करना, कोई एक भी डिराइव कर दो, बाकी दोनों उसमें से निकल आते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने पुट पुट करके निकाले हैं वैसे ही आपको पुट पुट करके निकालने हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, एक आध 2 बार हाथ से लिखोगे हो जाएगी, ठीक है ना। और याद रहेगा अगर आपको तो फिर अच्छी बात है, ठीक है ना। जैसे मैंने कुछ हिट एंड ट्रल लगा के देखे तब मैं पकड़ पाया, तब मैं पहुंच पाया यहां तक, ठीक है ना। तो एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, दूसरी हाफ QV, तीसरी Q स्क्वायर बाय 2C, ठीक है ना। Q स्क्वायर बाय 2C, हाफ CV स्क्वायर और हाफ QV, ये 3 फॉर्मूले एनर्जी के हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्मूले हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C हैज बीन रेज्ड टू अ पोटेंशियल V। 30 सेकंड का समय ट्राई करें, 30 सेकंड का समय ट्राई करें। अभी अभी फॉर्मूले दिखाए थे आपको, है ना। और इतने भी बड़े गजनी नहीं हो कि 15 सेकंड में फॉर्मूले भूल गए तुम, है ना। अरे गोल्ड फिश के खानदान से हो गया भाई, 15 सेकंड में भूल जाते हो फॉर्मूले क्या। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर अभी ड्राइव किया था बेटा, चुनना है आपको इसमें से एक। फॉर्मूला पकड़ना था यार, कुछ नहीं है, हाफ CV स्क्वायर आंसर है इसका। वो देख 1/2 CV स्क्वायर लिखा तो हुआ है ना। एनर्जी स्टोर्ड यानी U से डिनोट होती है ना। 3 फॉर्मूले है बेटा, फिर से लिख के दिखा रहा हूं, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV और Q स्क्वायर बाय 2C। ये 3 फॉर्मूले नहीं भूलने आपने, तीनों में से कोई भी कभी भी कहीं भी यूज हो सकता है, तो आपको सारे याद करने। क्या बात है, 72%। उम्मीद मुझे नहीं थी इतने सारे परसेंटेज की, लेकिन ठीक है, आंखें नाक कान सब खुल रखा है तुम्हारा, ठीक है, तो अच्छी बात है। एक और सवाल, इजी सवाल, 30 सेकंड का समय। पीको फैरेड है वो, PF, वो पीको फैरेड है, PF देख लेना एक बार। अब जिनके मन में सवाल चल रहा हो कि सर यू का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, इलेक्ट्रोलिटिक एनर्जी निकालनी है हमने, कैपेसिटर में कौन सा यूज करें, है ना। हाफ CV स्क्वायर करें कि Q स्क्वायर बाय 2C करें कि हाफ QV करें, तो बेटा जरूरत के हिसाब से पुट करना होता है। क्वेश्चन बताएगा आपको कौन सा करना है, और ये प्रैक्टिस से होता है। एक रात में हीरो नहीं बन जाओगे, एक रात में हीरो नहीं बन जाओगे बेटा, ठीक है। ये देखो, एक तो 12 पिको फैराड दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दी हुई है, और बैटरी की वोल्टेज V दी हुई है, तो कौन सा लगाओगे। ऑब्वियसली ये वाला लगाएंगे बेटा। C और V की चर्चा है तो ये लगेगा, Q और V की होती तो ये लगता, Q और C की होती तो ये लगता, है ना भाई। तो आप ये समझना पड़ेगा आपको, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है आपने, ठीक है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो बस इसमें पुट कर दो सारी चीजें। हाफ C कितना है, पिको फैराड, तो 12 इंटू पिको होता है 10 की पावर -12, ठीक है। ये पिको फैराड है बेटा, पिको होता है 10 की पावर -12, 12 पिको फैराड, तो पिको के लिए 10 की पावर -12 लगाना पड़ेगा। V कितना है, 50, तो एक बार 50 के 2 बार 50, सर 2 बार 50 है, 50 इंटू 50, ठीक है। बस फिर हो गया काम, इसे काट दो 6 से, ठीक है। 5 पंजे 25, 25 छिके कितना होता है, 150। आंसर A है। मैं पूरा सॉल्व भी नहीं कर रहा, उसके बिना ही आ गया। अरे देखो ना यार, 2 से कटा 6 पे, 5 पंजे 25, 25 छिका 150, 150 यानी मुझे 1 और 5 दिखेंगे शुरू में, और 1 और 5 मुझे यहां दिख रहे हैं, यहां 2 5, यहां 3 5, यहां 4 5, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर A है, ठीक है ना। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर MCQ है तो इतने में काम आपका चल जाएगा, थोड़े ना कि लगे हो सॉल्व करने में। 6 5 30, 5 3 15, ओके ओके 15, यस। नाउ 0 0, 6 5 30, ओ एक 0 और रह गया, और ये 2 0 और आ गए, यस। एंड 10 की पावर -12। अब क्या करूं सर, अब क्या करूं भाई, 3 0 है, और डेसिमल कर दोगे, डेसिमल भी लगा दोगे तो 4 0 हो जाएंगे, है ना। 1.5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -12, इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.4 इंटू 10 की पावर -12 में से 4 गए 8 जूल। जूल, इट्स कूल,
बिकॉज इट्स जूल। ठीक है, तो जूल में आंसर आ गया 1.5 गुणा में 10 की घात माइनस का 8। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर दिए सब बच्चों ने, मजा आ गया देख करके, क्या डेमोक्रेसी है। एनर्जी डेंसिटी इन अ कैपेसिटर, एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ एक चिन्नी मिन्नी सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यह कॉन्सेप्ट आने वाले चैप्टरों में 2 जगह पर यूज होता दिखेगा आपको। कौन से चैप्टरों की बात कर रहा हूं नाम नहीं लेंगे, चलो ले लेते हैं। ईएम वेव्स नाम का चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां पर इसका काम आएगा। इसलिए देखना, इस चैप्टर में तो काम है ही है, आगे भी है। ठीक है, टॉपिक का नाम है एनर्जी डेंसिटी इन अ कैपेसिटर। अभी एनर्जी डेंसिटी की क्या फील है सर, तो सुनो, एनर्जी डेंसिटी की फील देते हैं पहले आपको थोड़ी सी। छोटी सी प्लेटें बना लेते हैं, छोटा सा कैपेसिटर बना लेते हैं प्यारा सा। ठीक है बेटा, इमेजिन करना कि ये एक क्यूबॉइड जैसा है, नहीं है क्या? है नहीं है क्या? ये क्यूबॉइड जैसा नहीं है क्या? हां सर, क्यूबॉइड जैसा है। और इस क्यूबॉइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड खचाखच भरी हुई है, खचाखच इलेक्ट्रिक फील्ड भरी हुई है, खचाखच इलेक्ट्रिक फील्ड भरी हुई है। बोलो हां या ना, क्या ऐसा ही है कि नहीं है ना? क्या ऐसा ही है कि नहीं है? पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड खचाखच भरी हुई है। तो भाई क्या हम इसकी डेंसिटी तक पहुंच सकते हैं क्या? मतलब एनर्जी हमको पता है क्या होती है, एनर्जी के फॉर्मूले हम जानते हैं, क्या हम एनर्जी डेंसिटी तक पहुंच सकते हैं? सर एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? एनर्जी डेंसिटी का मतलब हुआ, देख, एनर्जी डेंसिटी का मतलब हुआ कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। सुनियो कितनी एनर्जी स्टोर्ड है डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी है आपके कंडेंसर की या कैपेसिटर की। वॉल्यूम कितनी है, जगह कितनी है उसके अंदर। अगर जगह कम है, खचाखच इलेक्ट्रिक फील्ड भरी हुई है, बोलेंगे भाई डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हाँ ना बोलो। तो ये कहानी है, समझ गए ना? एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम इस पूरे का ही लेना पड़ेगा अपने को, है ना? ये क्यूबॉइड का ही वॉल्यूम बेसिकली लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना? आइए फिर पुट करते हैं इसके अंदर क्या कहानी चलती है। एनर्जी डेंसिटी को डिनोट करते हैं छोटे यू से, ऐसा ही है, मैं क्या बोलूं, एनर्जी डेंसिटी को छोटे यू से डिनोट करते हैं, और एनर्जी स्टोर्ड को कैपिटल यू से करते हैं, आप जानते ही हो। और वॉल्यूम को आप VOL ऐसे करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना? अब चालू करते हैं कार्यवाही। ये छोटा यू है, ठीक है? अच्छा, एनर्जी लिखते हैं, एनर्जी होती है हाफ CV², है ना? अभी ये ले लेते हैं, अब इसको लेकर के देखते हैं कुछ होता कि नहीं होता, है ना? हिट एंड ट्रायल करके देख रहा हूं, मुझे याद नहीं है कैसे करते हैं भाई, ना मैं प्रैक्टिस करके आता हूं, अंदर से निकलता है मेरे। ये फिजिक्स वाला वर्दी पहन ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम उससे पहले फिजिक्स वाले नहीं थे, हम पहले से फिजिक्स वाले थे, ठीक है ना? तो इसलिए अंदर से फिजिक्स निकलती है। ट्राई करके देखते हैं होता है कि नहीं होता। यू क्या है? हाफ CV², नीचे वॉल्यूम है। अच्छा, वॉल्यूम होती है एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ। तो आपको पता है प्लेट का एरिया है ये, अरे हाँ है ना बोलो, ये प्लेट का क्या है? एरिया। कितना है ये? A, और ये लेंथ है दोनों के बीच में, तो एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम बन गई AD, है ना? A इंटू D, AD, ये वॉल्यूम बन गई। एरिया और लेंथ, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये क्या बन गई? वॉल्यूम बन गई AD, ठीक? अब हाफ C की जगह पर मैं लिख सकता हूं ε0 A/D, क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है, की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ना? तो मैं लिख सकता हूं इसको क्या? ε0 A/D। तो D के आगे और 2 AD और डैड हो गया, नीचे डैड नीचे डैड हो गया, समझ रहे हो? C से आ गया ε0 A/D, और AD पहले से भी था, तो ये बन गया डैड, ठीक है ना? तो हाफ ε0 A/डैड। अभी V² और बाकी है, V² की कहानी अभी बाकी है। अच्छा बेटा, क्या मैं V को लिख सकता हूं? एक काम करते हैं, पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं, V नो
दैट, है ना, थोड़ी अंग्रेजी लिखवानी पड़ती है ना, वी नो दैट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाय डैड, है ना, साथ में V स्क्वायर, ठीक है। अब देख, अच्छा काट चल बाद में लेंगे, कोई नहीं, जो जो कटेगा वो बाद में काट लेंगे, कोई नहीं, ठीक है ना। अब हेयर V इज ED, ये बार बार नहीं बताऊंगा, पहले बता चुका हूं एक बार, V को ED लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन लिखा जा सकता है, तो V की जगह पर मैं ED पुट कर देता हूं यहां, तो ये हो जाएगा, देखता जा, हाफ एप्सिलॉन नॉट A बटा डैड, और V स्क्वायर की जगह पर E स्क्वायर D स्क्वायर, हाँ है ना, बोल, है ना, V स्क्वायर था ना, तो V की जगह पर ED पुट कर दिया, E स्क्वायर D स्क्वायर हो गया, ये सही बात है। काटो 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 काटो, A से A काटो, 2D से 2D उड़ा दो, जो बच गया वो आपका आंसर है भाई, जो बच गया बस वहीं पर आपको रुक जाना है। हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, दिस इज स्मॉल यू। व्हाट इज स्मॉल यू? एनर्जी डेंसिटी। व्हाट इज स्मॉल यू? एनर्जी डेंसिटी। ये फॉर्मूला है जी किसका? एनर्जी डेंसिटी का, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। आपको एक बात बताऊं, हम जिस प्रकार ये एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं ना इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए, सिमिलरली हम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी निकालेंगे जब हम मैग्नेटिज्म के चैप्टर पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसको हम यूई लिख लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को यूबी लिखा जाता है, यूबी, ठीक है ना। और वो क्या होता है वो तब की तब जानेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए बस आप इतना ही समझ लो कि यही है फॉर्मूला आपका किसका? इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का, ठीक है ना। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यही है, एनर्जी डेंसिटी ना कैपेसिटर, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की का स्क्वायर, ठीक है ना। बढ़िया। ये जो सवाल आपको दिख रहा है पीछे, ये PYQ पसंदीदा सवाल है किसका किसका? बोर्ड का, नीट का और जेई का भी। सिमिलर सवाल आया हुआ है तीनों में, सिमिलर, मैं नहीं कह रहा एग्जैक्ट सेम आया है, सिमिलर सवाल आया हुआ है। मैं आपको पोल देता हूं 30 सेकंड का, देखता हूं कि आप में से कौन पकड़ पाता है इसका आंसर। बेटा जी, सबसे पहली चीज आपको एनर्जी निकालनी थी, एनर्जी डेंसिटी नहीं। चेक करो, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर निकालना था आपको। अब बच्चा करता है, एनर्जी स्टोर्ड के उसको 3 फॉर्मूले पता होते हैं, एक U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, एक Q स्क्वायर बटा 2C, एक हाफ QV। और मैं आपको बता दूं ये तीनों ही यहां पर काम नहीं आएंगे, ठीक है। फिर बच्चा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये तो चलो ठीक है यहां तो फंस जाएंगे, फिर कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो कहेंगे सर शायद एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही होगी, क्योंकि अभी अभी पढ़ाया है वो, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर होता है वो, तो वो ये टिक मार देंगे सी। द आंसर इज नॉट सी, द आंसर इज बी। कैसे? इधर इधर, तेरे से एनर्जी पूछिए कि एनर्जी डेंसिटी पूछिए, पहले ये बता। सवाल ने पूछा क्या है? एनर्जी पूछी है। तो मेरे बच्चे, तुझे पता है स्मॉल यू जो होता है वो बड़ा यू बटा वॉल्यूम ही तो होता है। बेसिक पर तो स्टिक कर, कम से कम बेसिक तो तुझे आना चाहिए, है ना। और यू इज एनर्जी डेंसिटी, कैपिटल यू इज एनर्जी स्टोर्ड, और ये क्या है? वॉल्यूम। बेसिकली आपको वॉल्यूम को ले जाकर के यहां मल्टीप्लाई करवाना था, तो कैपिटल यू निकल के आ जाएगा स्मॉल यू इंटू वॉल्यूम, समझ गए। और स्मॉल यू क्या है? वो है हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम क्या है? एडी। बी से मैच हो रहा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एडी।
ठीक है। तो उसके फॉर्मूले से एनर्जी निकाली गई है ये वाली, और पसंदीदा सवाल है पीवाईक्यू का। ये मत समझना कि सर ने आपको परेशान करने के लिए सवाल दिया, मैं परेशान नहीं करना चाहता। 4 बार पूछा गया पीवाईक्यू में, अलग अलग सालों में, अलग अलग ईयर्स में 4 टाइम्स पूछा गया यही सेम सवाल, मतलब कुछ वैल्यूज आगे पीछे बदल करके। ठीक है, देखो पता है ना मुझे, मेंटालिटी पता है बच्चे की कहां जाएगा, क्योंकि इतना पढ़ाया है। ऑनलाइन पढ़ाते 5 साल हो गए, ऑफलाइन पढ़ाते 5 साल हो गए, 10 साल हो चुके हैं, 12वीं वालों को पढ़ाते हुए 6 साल हो चुके हैं। तो मुझे पता है किस तरफ, किस दिशा में दिमाग चलता है बच्चे का। देखा ना आपने, सी। चलो कोई नहीं, बाकी नाम पढ़े अपने अपने और आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसी पर आकर के ये एनर्जी वाला टॉपिक पूरा खत्म होता है ना, तभी हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, सुनिएगा जरा। कह रहा है वर्क डन और हीट प्रोड्यूस कितनी होगी सर्किट में। अब पहली बात, ये हीट की बात कहां से आ गई? आप एक बात बताओ, ऐसा कोई भी आपने बिजली का, ऐसा कोई भी आपने करंट चलने का, बिजली चलने का कोई डिवाइस देखा है जो गर्म ना होता हो? जो गर्म ना होता हो कोई ऐसा डिवाइस है? अब आएंगे कुछ शाणे बोलने के लिए, एसी, सर एसी ठंडा करता है। कभी एसी के पीछे जाके देख जरा, खड़ा नहीं हो पाएगा बेटा। सर फ्रिज पानी ठंडा करता है, उसके पीछे खड़ा होकर देख ले। कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ही नहीं जो गर्म ना करता हो, कुछ ना कुछ गर्म तो करेगा ही करेगा। समझ गए ना? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को टक्करें मारनी है, एक दूसरे को कोलिजन होने, रेजिस्टेंस चलनी है, वो सारी कहानियां वहां पे है। ठीक है ना? तो कुछ ऐसा ही यहां पर भी हो रहा है। जब बैटरी, सोचना, जब बैटरी एक प्लेट में से खींच खींच के इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरी प्लेट पर चढ़ा रही है, एक प्लेट से खींचा दूसरी पे चढ़ाया, एक से खींचा दूसरी पे चढ़ाया, तो यह करने में क्या मेहनत नहीं लगेगी क्या बैटरी की? आप बताओ, यह करने में वर्क डन नहीं लगेगा क्या बैटरी का? लगेगा। और वो वर्क डन क्या पूरा का पूरा एनर्जी में चला जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। कुछ ना कुछ हीट में भी जाया होगा, कुछ ना कुछ हीट में भी वेस्ट होगा। क्या कहते हो, नहीं होगा क्या? होगा ना? तो बेटा वर्क डन जितना बैटरी कर रही है, बात को समझना, वर्क डन जितना हमारी प्यारी बैटरिया कर रही है, जितना वर्क डन हमारी बैटरिया कर रही है, उसका कुछ भाग ही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, या फिर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टोर होगा। क्या कहते हो, हां या ना? इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, उसका कुछ ही भाग इसमें आएगा, बाकी बचा भाग हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगा। हीट डिसिपेशन, समझते हो? हीट डिसिपेशन एक बहुत बड़ी समस्या है इस दुनिया की, बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी इंजन खराब क्यों होता है, कोई भी मशीन खराब क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि जब वो ओवर यूज हो जाती है तो पिघल जाती है, गल जाती है, वेयर एंड टियर हो जाता है, हीट का प्रोडक्शन एक्सेसिव होता है। ऐसा कोई काम इस दुनिया में नहीं है जो बिना हीट के हो जाए। कहीं ना कहीं हीट में कुछ ना कुछ डिसिपेशन तो होगा। डिसिपेशन का मतलब होता है सराउंडिंग में निकल जाना, सराउंडिंग में बह जाना। तो हीट निकल के सराउंडिंग्स में बह जाती है। अगर मैं ये हाथ भी हिला रहा हूं ना अपने ऐसे, तो ये भी एक वर्क डन ही है। सोचना, फिजिक्स ही है ये भी। मैं अगर अपने हाथ ऐसे हिला रहा हूं तो उसमें भी मेरे हाथ से कुछ हीट निकल के सराउंडिंग में जा रही है, और सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स को धक्के लग रहे हैं। नहीं लग रहे क्या? अगर मैं बोल भी रहा हूं ना तो मेरा गला गर्म है इस टाइम पर। हां, वो बीमार तो हूं ही, उसलिए तो गर्म है ही है, लेकिन वैसे भी बोल बोल के भी मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है ना, कुछ हीट के फॉर्म में तो निकलना ही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हीट ना ही प्रोड्यूस हो, जीरो प्रोड्यूस हो हीट, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब आपको वही निकालना है कि हीट डिसिपेट कितनी होती है जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। तो आइए देखिए, तो आप क्या कर रहे हो, ऐसी लोकल सा बनाता हूं डायग्राम, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो, आपने एक बैटरी जोड़ रखी है प्लेट से, V पोटेंशियल की, है ना, और इसके ऊपर चार्ज चढ़ाई जा रहे हो आप। यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के पुश, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के पुश, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के पुश, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के पुश। ये नेगेटिव प्लेट हो गई, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई। आपने कितना काम किया? बैटरिया ने, हमारी बैटरी ने कितना काम किया? तो निकालो, वर्क डन बाय बैटरी निकालते हैं, आ जाओ। वर्क डन बाय बैटरी, सबसे पहली चर्चा होगी इसी की, वर्क डन बाय बैटरी। ठीक है, वर्क डन होता क्या है? QV, है ना, तो बोल दो। वर्क डन क्या होता है? QV, और Q होता है CV, है ना। Q को CV लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया? ये बन गया CVV।
सीवीवी वो कोड होता है कार्ड के पीछे, देखा है वो सीवीवी, किसी को बताना नहीं होता है सीवीवी। ये देखो, ये देखो, हमारे पास भी एक क्रेडिट कार्ड है, इसके पीछे लिखा हुआ है सीवीवी, बताएंगे नहीं तुमको, जूम करके देख लो दिखे तो ठीक है, सीवीवी। तो ये वो सीवीवी नहीं है, ये सीवी स्क्वायर है बेसिकली, ये कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज का स्क्वायर है, इसे बोलते हैं वर्क डन। तो ये वर्क डन कौन सा है? बैटरी के द्वारा किया गया। बैटरी ने काम किया सीवी स्क्वायर। लेकिन एक बात बताओ, एनर्जी स्टोर कितनी होती है कैपेसिटर पर? एनर्जी स्टोर कितनी होती है? एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर, कुछ भी बोलो, वो कितनी होती है भाई? वो होती है हाफ सीवी स्क्वायर। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, यानी आपके कहने का यह मतलब है सर कि बैटरी बेचारी सीवी स्क्वायर काम कर रही है, हां, और एनर्जी केवल हाफ सीवी स्क्वायर ही स्टोर हो रही है, हां, तो बाकी कहां गई? हीट के फॉर्म में निकल गई। सर आधी निकल गई? हां, आधी निकल गई। 50% ही एफिशिएंसी है कैपेसिटर की ठीक है, 50% ही, 50% तो हो गया ना, आधी उड़ गई, आधी हीट के फॉर्म में निकल गई, आधी ही जाकर के इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टोर हुई है जी। ठीक है, तो वर्क डन बाय बैटरिया कितना है? वो है सीवी स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड कितनी हुई है भाई? वो है हाफ सीवी स्क्वायर। और फिर हीट डिसिपेटेड या प्रोड्यूस्ड, जो मर्जी कहो, इसको उठा के यहां ले जाओ, सीवी स्क्वायर माइनस हाफ सीवी स्क्वायर इज इक्वल टू हीट। सीवी स्क्वायर में से हाफ सीवी स्क्वायर जाएगा सर, हाफ ही सीवी स्क्वायर आएगा, यानी हीट तो मालिक इतनी ही निकलेगी जितनी एनर्जी स्टोर होगी। सर ये तो मजा नहीं आया सर ये तो मजा नहीं आया सर, जितना एनर्जी स्टोर हो रहा है उतना ही निकल भी जा रहा है। हाँ तो क्या करें, अब ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई, सत्य है ये, सच है ये, ऐसा ही होता है। बैटरी काम जितना भी करेगी उसका आधा ही जाके एनर्जी में स्टोर होगा, बाकी आधा ये खींचतान करवाने में, यहां से खींचा इलेक्ट्रॉन वहां चढ़ाए, यहां से खींचे वहां चढ़ाए, ये करने में एनर्जी बर्बाद होती है, ये करने में हीट डिसिपेट होती है। बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा होपफुली, क्योंकि बहुत ही फील वाला टॉपिक है ये। तो मैं चाहता हूं आप ये वाला सवाल एक बार अटेम्प्ट करें, अगर समझ में आया है तो ठीक ठीक अटेम्प्ट हो जाएगा। हाँ तो बेटा बहुत ही इजी सवाल है ये। अगर बैटरी ने बेटा 200 जूल का काम किया है तो आधा ही एनर्जी में जाएगा, यानी 100 जूल इसका आंसर है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं आपने। ठीक है ना, वर्क डन बाय बैटरी कितना है? 200, उसमें से 100 चला जाएगा हीट में और 100 आ जाएगा स्टोरेज में। चलिए पकड़ पाए, काफी सारे बच्चे पकड़ पाए इस बात को, है ना, नाम पढ़ लो। एक और अच्छा सवाल, करेक्ट, अनचार्ज्ड कैपेसिटर है और वो फुली चार्ज कर दिया गया बैटरी लगा करके। क्या बात है जी, बैटरी ने बहुत काम किया होगा, यानी हाँ किया है। तो आपको रेशियो बताना है कितनी एनर्जी स्टोर हुई है और कितना बैटरी ने वर्क डन किया है। वही सेम सवाल अलग तरीके से पूछा गया आपसे, इस बार रेशियो की कहानी है। तो मैं चाहता हूं कि यह भी आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, ऊपर यू बताना है, यानी कितनी एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर में, और नीचे वर्क डन बताना है। इसका रेशियो कितना होगा आपको बताना है। इजी सवाल है भाई, ऐसे ऐसे सवाल आपको करने आने चाहिए। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का ही तो ऊपर नीचे हुआ इसमें, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया है ना, कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हो। तो बेटा दिस वाज अनदर सिंपल क्वेश्चन कि अगर वर्क डन मान लो 2 जूल होता है तो फिर आपका एनर्जी स्टोर तो एक ही होगा, तो 1:2 है ये, 1:2। इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाला था नहीं, है ना, करवाने वाला और करने वाला भी कुछ नहीं था, ये आंसर है इसका। ठीक है ना, एनर्जी एक ही
पॉइंट आएगी अगर वर्क डन 2 पॉइंट हो रहा है तो। डबल मेहनत करनी पड़ती है बैटरी को, ठीक है ना, तब जाके कुछ आउटपुट आता है उसका, ठीक है ना। तुम पता नहीं कहां उलझ गए यार भाई, इतनी आसान चीजों में भी कहां उलझ जाते हो पता नहीं यार। चलो कोई नहीं, सब कुछ तो लिख के देता हूं मैं तुमको कि किससे क्या डिवाइड करना है। अभी तो अगर मैं ये लिख के ना दूं अगर, तो पता नहीं फिर तो क्या ही हो, फिर तो 50-50 हो जाए, 1:2, 2:1 में। नोट्स पूरे कर लेना भाई, ठीक है, और थोड़ा दिमाग खोल के रखा करो यार। है मैथमेटिक्स तुमको कहां कमजोर कर रही है यार, है ना, ये तो बचपन की मैथमेटिक्स है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई ये तो 12वीं की मैथ है जो तुमको नहीं आती है, 11वीं की मैथ तुमको नहीं आती, ऐसा भी नहीं कह सकते तो कि 11th बर्बाद थी। कब तक बहाना मारोगे 11th बर्बाद थी? तुम ये मानो कि तुम्हारी 6ठी की मैथ बर्बाद थी, तुम्हारी 7वीं की मैथ बर्बाद थी, तुम्हारी 8वीं की मैथ बर्बाद थी। ये तुमको रेशियो प्रोपोर्शन करना नहीं आ रहा यार, कमाल होता है तो यार, ये तो बहुत ही कमाल की चीज है। नोट्स कर लें भाई, डीपीपी हो जाएगी आज वाली, कर लेना, ठीक है। रिवीजन जरूरी है तो रिवीजन रेगुलर करें आप, ठीक है। जब भी छुट्टी मिलती है आपको, जब भी यानी फिजिक्स की क्लास नहीं होती है, 3-4 दिन ऐसे आते हैं जब फिजिक्स की क्लास नहीं होती है आपकी, है ना, और बाकी दिनों में क्लास होती है, तो तब आपने बस क्लास का रिवीजन करना है। और जब ब्रेक थोड़ा सा लंबा आए, 3 दिन का लंबा ब्रेक आ रहा है, तो आपने पूरा ही वीक का रिवीजन करना है, ठीक है ना। बची हुई सारी चीजें जितनी भी थी उन सबका रिवीजन आपने करना है, ठीक है जी। खाली टाइम मत वेस्ट करो क्योंकि आखिरी साल है भाई, ठीक है। और आपकी मेहनत जो रिकॉग्नाइज होगी ना, उसका भी आखिरी साल ही है, क्योंकि उसके बाद फिर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।